माजी वो तेज़ी से भागते हुए इन तीनों को अपने साथ में ही इस कमरे में लेकर आया था और फिर दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए खुद भी इनके साथ ज़मीन पर बैठ गया था। डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। बाहर हर तरफ आग लगी हुई है, ना जाने बाहर क्या क्या हुआ होगा। तुम लोग अब यहाँ पर महफूज हो। ये लोहे के गेट के अंदर कोई गोली नहीं आ सकती और ये दीवारें भी काफ़ी मजबूत हैं, यहाँ पर आग भी नहीं पहुँच पाएगी। तुम लोग यहीं बैठना, दरवाजे पर कोई भी क्यों ना आ जाए, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। तुम लोगों की वालिदैन बिल्कुल ठीक होंगी। मैं इन लोगों को ढूंढने निकल रहा हूँ, तुम लोग यहाँ अपना ख्याल रखना और यहाँ से हरगिज़ मत निकलना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो तीनों को समझाते हुए बोल रहा था जब दिलदार कितनी ही देर उसे देखता रहा था। फिर जब वो कमरे से बाहर निकल गया तो एक दफ़ा फिर से उसने बाला का बाजू कलाई से थामा था, जबकि अशम को एक दफ़ा फिर से अपने करीब करता उसकी चारपाई पर कंबल उठाकर अशम पर डालने लगा था। मुझे राका पर भरोसा नहीं है, ना जाने क्यों लेकर नहीं है। दिलदार, हमें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। बाला उसे देखते हुए बोला तो दिलदार ने भी हाँ में सर लाया था। वो यकीन के काबिल नहीं है, हम इस पर यकीन नहीं कर सकते, ये हकीकत है, लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। पूरे कबीले में आग लग चुकी है, सारी कच्ची बस्ती जल चुकी है, हम बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे। ये कमरा ही हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर यहाँ से निकल गया तो शायद बचना आसान नहीं होगा। इस वक्त हम बाहर नहीं निकल सकते और नहीं मैं आयशा और तुझे किसी तरह के ख़तरे में डाल सकता हूँ। ये जगह हमारी अपनी है, महफूज है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। इसे देखते हुए बोला तो बाला ने सिर्फ हाँ में सर लाया था और ना चाहते हुए भी वो दोनों एक दफ़ा फिर से इसके वापस आने का इंतजार करने लगे थे। लोहे के दरवाजे के बाहर से आती आवाज़ें जहाँ आशम को थोड़ी देर के बाद खौफ से कमरे पर मजबूर कर देती। वहीं बाला भी उसके कंधे पर सर रख के खामोशी से ये वक्त ख़त्म होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये रात हरगिज़ लम्हे के साथ लंबी से लंबी होती जा रही थी। यहाँ रात का सन्नाटा नहीं, चीखों का शोर था। वक्त जैसे रुक गया था या फिर तेज़ी से भागने लगा था, किसी कदमों के साथ, किसी की चीखों के साथ, किसी की आखिरी सांसों के साथ। झोंपड़ियाँ आग के लुक में बन चुकी थी, खामों से धुआं यूँ निकल रहा था जैसे किसी ने आसमान पर मातमतारी कर दिया हो। अजीब वहशतनाक समा था। बस्ती के बीचों बीच लोहे के शोर और बूटों के चाप गूंज रही थी। दरो दीवार वर्दियों वाले, जिन्हें मुहाफिज कहा जाता था, इस वक्त शिकारी बने हुए थे। आंखों में रहम का शायबा तक नहीं था। उनके सामने जो आया वो ज़मीन बोस हो गया, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो या औरत। जबान बंद थी, सिर्फ बंदूकें बो नहीं थी। ज़मीन पर गिरने वाली लाशें बस गिनती का हिस्सा थी। कोई किसी माँ को खींच कर ले जा रहा था, कोई बच्चे को धक्का दे रहा था और कोई खौफ से थरथराती लड़की को बालों से घसीट रहा था। सांसें रुक रुक कर चल रही थी और जिंदगी कदम कदम पर मात खा रही थी। जहाँ कुछ लम्हे पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ आग के शोले ना रहे थे। कुछ लोग ज़मीन से चिमटे पड़े थे, कुछ अंधेरे में छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, कोई अपने जले हुए घर को आखिरी बार देख रहा था, कोई लुटती इज्जत पर नजरें बंद करके जिंदा रहने की बद्दुआ मांग रहा था। और वो जो जिंदा पकड़े गए थे वो शायद मरने वालों से बदतर हाल में थे। उन्हें गाड़ियों में ठोंस कर ले जाया जा रहा था, जिस पर इंसान ने किसी जुर्म की गवाही देने वाला गुनाह। हर चीख, हर आंख का आंसू फिजा में जज्ब हो रहा था, मगर ज़मीन वो सब महफूज कर रही थी। यह ज़मीन गवाह थी कि जुल्म कैसे होता है और इंसानियत कैसे दफन होती है। आसमान खामोश था, शायद वो भी खौफज़दा था। उस रात की तारीकी में सिर्फ अंधेरा नहीं, इंसानियत की मौत थी। आग की लपेटें बुलंद हो रही थी, मगर इनसे ज़्यादा बुलंद चीखें थी। वो चीखें जिनका कोई परसाने हाल ना था, वो फरियादें जो सिर्फ जालिमों के कदमों तले रौंदी जा रही थी। वर्दी में मलबूस ये दरिंदे मुहाफिज नहीं, क़यामत के कासिद लग रहे थे। हर तरफ भागती हुई औरतें थी जो अपने आंचल, अपनी इज्जत, अपनी ज़िंदगी को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी, मगर ये कोशिशें रह थी। वर्दी वालों की नज़रें, उनके हाथ, उनका रवैया सब ज़िंदगी की आखिरी याद को छू रहा था। कोई माँ अपनी बेटी को सीने से लगाए भागी तो किसी बाप को उसकी बेटी के सामने रस्सियों से बांधकर गिरा दिया गया। मासूम औरतों को खींचकर झोंपड़ियों में ले जाया जा रहा था। कुछ औरतें रोती बिलखती अपने पैरों पर गिरी, मगर जिंदों के चेहरों पर एक शिकन तक न आई। वो मुहाफिज न थे, वो मुजरिमों से बदतर थे। किसी के शौहर को जिंदा जला दिया गया और इसकी बीवी को जलते वजूद के सामने नंगी बेबसी का तमाशा बनाया गया। कोई भाई बहन की असमत को अपनी आंखों से रोनते देकर सांसें तोड़ बैठा। चीखों का शोर, आग के शोले, गोलियों की तड़तड़ाहट और टूटते वजूदों की भी आवाज़ें, सब कुछ मिलकर ऐसा औरनाक समा बन रहा था कि वक्त खुद भी रुक कर लरजने लगा था। ये रात एक बस्ती की बर्बादी ने इंसानियत कब्र थी और इन दरिंदों के चेहरे वर्दी के पर्दे में छुपे रह गए थे, मगर ज़मीन ने सब कुछ देख लिया था। हाल रेहान की आंख खुली तो नज़र शीशे की तरफ गई थी, जहाँ पर वो पिंक कलर का खूबसूरत लिबास पहने आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन उसके अंदाज में रेहान कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो अपने आप को अंदर से ऐसे जांच रही थी जैसे उसमें कोई तब्दीली आ गई। वो काफ़ी देर उसे यूँ ही देखता रहा था। वो कभी अपने पेट पर उंगलियों से कपड़े को आगे पीछे से महसूस करती तो कभी खुद को जानने लगती। उसका अंदाज रेहान काफ़ी अजीब सा महसूस हुआ, जबकि एक खुशगवार एहसास भी उसे अपनी लपेट में ले रहा था। ये क्या कर रही हो तुम रुबा? खैरियत तो है ना? वो अपने लबों पर आने वाली मुस्कुराहट को रोक नहीं सका। वो जानता था रुबा वही सोच रही है जो ख्याल उसके जहन में आया। हाँ, लेकिन उसके यूँ अचानक पूछने पर वो बौखला ज़रूर गई थी। अरे आप जागे, अब आप जल्दी उठें, तैयार हो जाए, मैं तब तक आपका नाश्ता लगाती हूँ। वलीमा 1-1.5 घंटे के करीब होगा। अम्मी के कपड़े मैंने चेंज करवा लिए, वो नाश्ता भी कर चुकी, बस आपके जागने का इंतजार था। मैं अभी ऑलमोस्ट तैयार हूँ। वैसे जल्दी जल्दी बताने लगी, जबकि रेहान उठकर उसके करीब आता, उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। वो अचानक उसके गिर्द अपना सार बनाते हुए उसके कंधे पर अपना सार रखता खुद को उसको आईने के सामने कर चुका था। उसके यूँ पास आकर इतनी अपनाइयत से खुद के साथ लपेटने पर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए आईने में इसका और अपना अक्स देखने लगी थी।
ना ना बेगम, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। ये सुबह सुबह आईने के सामने खड़े होकर तैयारी हो रही थी, समझ में आता, लेकिन ये तुम खुद को आगे पीछे से जिस तरह देख रही हो, ये सारी चीज़ें तो किसी और ही की तरफ इशारा कर रही हैं। कहीं मैं पापा तो नहीं, वो अभी बोल रहा था। जब आईने में रबाब के चेहरे पे कौसी कजा के रंग बिखरते देखे, वो अगले ही लम्हे अपनी नज़रें झुका चुकी थी, जबकि रेहान हैरान ही तो रह गया था। रबाब का ये सच चेहरे से यूं शर्माते देखकर वो बेयकीनी कैफियत में इसके बाजुओं को थामते हुए से अपने सामने सीधा कर चुका था, जबकि रबाब शर्मीली सी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाए चेहरा झुका गई थी। ओह माय गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब तुम कब से? तुमने अम्मी को बताया? वो बेयकीनी कैफियत में उसके चेहरे को अपने हाथों की गिरफ्त में ले चुका था, जिस पर उसने हल्का सा आमद साथ लाया था। मैं आपको बताना चाहती थी रेहान, लेकिन आप अपने मामले में इसका उलझे हुए थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आपको ये खुशखबरी कैसे दूँ। मैं नहीं जानती थी कि आपका रिएक्शन क्या होगा। इस वक्त आप इतने ज़्यादा परेशान थे, तो मेरी जान इतनी बड़ी खुशखबरी मेरे साथ शेयर करके तुम मेरी परेशानी को कम भी तो कर सकती थी ना। उसकी बात सुनकर उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी जानकर वो गुस्सा कर नहीं पा रहा था, बल्कि उसे उल्टा इस पर और भी प्यार आ रहा था। मुझे इस बात पर तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होना चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं होना चाहता, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ और अपनी इस खुशी को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, तो इस वक्त हरगिज़ मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। मिठाई खिलाओ मुझे यार, मैं पापा बनने वाला हूँ। वो उसे हरगिज़ परेशान नहीं करना चाहता था, हाँ, लेकिन उसके रिएक्शन पर वो थोड़ी परेशान हो गई थी, जिस पर उसने फ़ौरन ही अपने चेहरे पर अपनी खुशी को सजा लिया था। ये हकीकत थी, वो इस वक्त बेहद आयशा खुश था। बाप बनने की खुशी ने जैसे सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। इस वक्त वो बिल्कुल भी अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता था। अच्छा मुझे छोड़े ना, मिठाई लेकर आती हूँ। वो शर्माते हुए उसकी पनाहों से निकलने लगी तो रेहान ने अगली लम्हे इसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। ज़रूरत नहीं मेरे जान, शोहर का मुँह मीठा करवाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा मिठाई को ही बीच में घुसाया जाए। शोहर को तो और भी तरीक़ों से मुबारकबाद दी जा सकती है। वो इसके लबों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, तो रबाब के चेहरे पर एक दफ़ा फिर से कई रंग खिल चुके थे, जबकि इसके रंगों को अपनी नज़रों के असार में लेता हुआ इसके लबों पर अपने लब रख चुका था। और फिर उसने अपने अंदाज में अपना मुँह मीठा करते हुए उसे भी मुबारकबाद दी थी। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बेबी के होने वाली मामा, हम बहुत जल्द वालिदैन के ओहदे पर फायज़ हो जाएंगे। वैसे अब तुम्हें भी मुझे ऐसे ही मुबारकबाद देनी चाहिए। वो इसके सुर्ख होते चेहरे पर नजरें जमाए नरमी से अपनी उंगलियों उसके रुखसारों पर फेर रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर रुबाब तो जैसे बुखला कर रह गई थी। रेहान छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, मुझे जाना है। वो अगले ही लम्हे अपना आप इसकी पनाहों से छुड़ाती बाहर की तरफ भागने लगी थी, जबकि उसके भागने पर वो खुलकर हंसा था। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, जल्दी से अपनी तैयारी कर लें, ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ आपका तैयार होना रहता है। आप आज बेला का वलीमा है, शायद याद नहीं है आपको। जल्दी से तैयार होकर आ जाए, मैं और अम्मी आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैं तब तक आपका नाश्ता लगाती हूँ। दरवाजे पर वापस आते हुए उसे फिर से वक्त पर बात ना करने की ताकीद करते हुए बाहर निकल गई थी, जबकि इसका शर्माया घबराया चेहरा रेहान की धड़कनों में फंस गया था। वह खूबसूरत सुबह की शुरुआत कर चुका था, जिसमें बहुत दिनों बाद उसे कोई खुशी मिली थी। वो नीचे आई तो इरादा किचन में जाने का था। इस वक्त वो बाला और बेला के लिए स्पेशल सा नाश्ता बनवाना चाहती थी, लेकिन वहाँ सरदार कुछ लोगों का दायित्व देते देखो सीधी इसके पास आ गई थी। डाकू जी, मैं कैसी लग रही हूँ? अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, सिर्फ हल्की फुल्की तैयारी की है। शादी का माहौल है ना, इसलिए अच्छी लग रही हूँ ना। मैं वो घूमकर इसे दिखाते हुए जोश अंदाज में बोली। वो चाहती थी जल्द से इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो। उसे अपनी तरफ हाथ देकर सरदार जो पहले ही अपने करीब खड़े लोगों को वहाँ से भेज चुका था, एक नज़र उसे देखता अपने दिल की धड़कनें तेज़ होती महसूस कर रहा था। वो सादा सी तैयारी में भी दिल की सारी हदों को छू रही थी, लेकिन फिलहाल तो वैसे नाराज़ है, इसलिए वो इसकी तारीफ़ करने का तो हरगिज़ कोई इरादा नहीं रखता था। तो मैं ऐसी लग रही है जैसे अभी लगना चाहिए। ठीक है, इतनी तैयारी और थोड़ी देर के बाद भी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। वलीमा वाला और बेला का है, तुम्हारा और मेरा नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कहते हुए वहाँ से निकलने लगा था, जब दुआम तो मुँह बसूर कर रह गई थी। डाकू जी, नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन बीवी की तारीफ़ करना हर शोर पर फ़र्ज़ होता है। मुझे नहीं पता कल रात आपने मुझे कब पुकारा, लेकिन शायद मैं सो गई थी। कल थकावट भी तो बहुत हो गई थी ना, इतना सारा काम किया था। वो इसके पीछे आते हुए जैसे अपने अहम असूल बता रही थी, जबकि साथ साथ अपनी सफाइयाँ देना भी जा रही थी। वो समझ चुकी थी इसकी नाराज़गी की वजह कल रात उसके आने का इंतजार किए बगैर सो जाना है। अच्छा, अगर नाराज़गी के बावजूद भी शोहर का अपनी बीवी की तारीफ़ करना फ़र्ज़ है, तो तुम्हें नहीं लगता थकावट के बावजूद भी बीवी का फ़र्ज़ है कि वो अपने शोहर का इंतजार करे? बल्कि तुम्हें ऐसा क्यों लगेगा? तुम्हारी तरफ से तो सारे असूल सिर्फ मुझ पर लागू होते हैं, और दुनिया का सबसे बुरा शोहर मैं ही हूँ। मुझे रहने ही दो। वैसे भी मैं तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा, तो जाकर अपना काम करो, मुझे मेरा करने दो। अपनी बात मुकम्मल करता वहाँ से जाने लगा तो हमने अचानक अपनी दोनों मुट्ठियों में उसकी चादर को थामा था। वो जाते जाते रुका, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ रही थी। मैं अंधा आपका इंतजार किया करूँगी, वादा आपके आने से पहले कभी नहीं सोऊंगी, मान जाए ना। वो चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए पीछे मुड़कर उसे देखने लगा, जिस पर उसने इंतहाई मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए से अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश की। वो जानबूझकर इस तरह की शक्लें बनाती थी, क्योंकि वो जानती थी यहाँ वो ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। हाँ, अगर सच में नाराज़ हो तो, लेकिन यहाँ तो वो इसे जानबूझकर तंग कर रहा था। वहाँ कितने सारे काम पड़े हैं, तो मुझे यहाँ फजूल की बातों में उलझा रही हो। खुद तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देना। वो इसके नाजुक हाथों पर अपने हाथ रखते हुए अपनी चादर उसकी मुट्ठियों से निकालने लगा था,
जिसको उसने काफ़ी सख्ती से पकड़ रखा था। उसके हाथ आलमे के साथ मजबूत हो रहे थे, लेकिन सरदार ने भी अपनी हंसी दबाकर चादर को उसकी मुट्ठी से निकाल ही लिया था। जाकर अपना काम करो, दूल्हा दुल्हन आते ही होंगे। वो बड़ी मुश्किल से इसकी खफा खफा नज़रों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा था। वरना इस वक्त जिस तरह उसे मनाते हुए उसे नाराज़ हो रही थी, उसकी एक्सप्रेशन सरदार का दिल धड़का रहे थे। रूठ लें जितना रूठना है, एक दफ़ा राज़ी हो जाए। ऐसी नाराज़ होंगी कि मनाते रहेंगे आप और मैं नहीं मानूंगी, फिर पता चलेगा आपको। वो पीछे से उसे धमकी देने लगी तो सरदार की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। पहले तुम मुझे तो मना लो, मेरा पोला साईं, फिर तुम्हारी नाराज़गी है तो मैं दूर कर ही दूंगा। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता हल्का सा बड़बड़ाया था, जबकि वो पैर पटकते किचन की तरफ जाने लगी थी, ताकि देख सके कि वहाँ पर दूल्हा और दुल्हन के नाश्ते की तैयारी किस तरह की गई है। बाला फ्रेश होकर निकला तो इसे सामने पिंक कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक पहने देखा था। कभी सोचा नहीं था वो इसकी आंखों के सामने होगी, लेकिन जो सोचा नहीं था वो इसके साथ हो चुका था। इस एहसास ने उसे अंदर से जैसे पुरसकून कर दिया था। आगे बढ़ते हुए इसके पीछे आया और इसकी हाइट कम होने की वजह से बाला इसके पीछे आराम से अपने बाल बना रहा था, जबकि वो खामोशी से अपने लबों पर पिंक लिपस्टिक लगाती अपने काम में मसरूफ़ थी। बस ठीक है, इतनी तैयारी, हम सिर्फ नाश्ता करने जा रहे हैं, अभी वलीमा शुरू नहीं हो रहा। उसके लिए वो आएगी तो मैं तैयार करने वाली। नाश्ता करने के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लिपस्टिक लगाने के बाद वो मस्कारा उठाकर अपनी आंखों पर लगाने लगी तो उसने टोक दिया था, तो मैं कौन सा दुल्हन बानी हूँ, इतना तो मैं रोज़ करती हूँ। इसका टोकना उसे पसंद नहीं आया था। तभी अपनी आंखों पर मस्कारा लगाते हुए जताने लगी, क्या मतलब, मेरे साथ धोखा हुआ है? मैं तो तुम्हें नेचुरल ब्यूटी समझ रहा था। वो अचानक बोला तो बेला ने सदमे से अगले इला में पलट कर उसे देखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? लिपस्टिक और मस्कारा लगा लेने से मैं नेचुरल ब्यूटी नहीं रहूँगी? वो बेयकीनी से बोली थी। वो तो सिर्फ लिपस्टिक और मस्कारा ही लगाती थी, कौन सा बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी कि वैसे नेचुरल ब्यूटी के ओहदे से बर्खास्त कर रहा था। इतना मेकअप तो तुम रोज़ करती हो और मैं इस गलतफहमी का शिकार था कि तुम्हारे लब सचमुच में गुलाबी हैं और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी हसीन पलकें। उफ, दो दो धोखे एक साथ। वहाँ के बंद करके ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए नफ़ीम में सारे हिलाने लगा, जबकि बेला को तो झटके पर झटका लग रहा था। वो एक लम्हे में इस पर से खूबसूरती का टैग उतार रहा था। मेरी पलकें लंबी लंबी ही हैं सच में, अगर मस्कारा ना भी लगाऊं तो भी, और मेरे लिप्स ही पिंक ही हैं, लेकिन ये तो लड़कियों का शौक होता है और मैं भी। खैर, मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ? तुम्हें क्या पता लड़कियों की खूबसूरती के बारे में? खुद यहाँ कारों में रहने वाला मुझे खूबसूरती का सर्टिफिकेट थमाएगा? लाइक सीरियसली, मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो। वो जैसे बदला चुकाकर अगले इलम में चेहरा फेरती फिर से खुद को आईने में देखते हुए मस्कारा उठाने लगी थी, लेकिन अब उसकी तरफ से इतना कुछ सुनने के बाद तो उसका हरगिज़ मस्कारा लगाने का दिल न किया था। इसलिए से वहीं पर पटकते हुए अपने बाल सेट करने लगी। लगा लो लगा लो, वजह से टिका के जवाब देकर रुख पलटते हुए खुद को हर कोई हीरोइन समझ रही थी। उसके कहने पर आईने में उसे घुने लगी थी। मुझे ज़रूरत नहीं है, वो गुस्से से पैर पटक कर बोली थी। ज़रूरत है तभी तो कह रहा हूँ मैं। मेरा बार बार ध्यान जाएगा, फिर अफसोस होगा कि क्या समझा था और क्या निकली। इसलिए कर लो जो तुमने अपनी तैयारी करनी है। मैं नहीं चाहता सारा दिन मेरा फोकस इन सब चीज़ों पर रहे। गुलाब दबा कर कहते हुए वहाँ से पलटने ही लगा था कि अगले लम्हे बेला ने एक झटके से उसकी कमीज़ को कॉलर से पकड़कर उसे अपनी जानब खींचा था, जबकि वो जो बेध्यानी में अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा रहा था इस हफ्तात पर संभल नहीं पाया। पैर फिसलने की वजह से बेला तो बेड पर गिरी थी, जबकि इसके खींचने पर वो भी इसके साथ आते हुए अपने तमाम तर वजन समेत इसके ऊपर गिरा था, जबकि उसके लबों के साथ टकराना एक बेख्तियार अमल था। एक दूसरे के लबों पर लब रखे वो दोनों ही जैसे शाह की कैफियत में थे। बेला की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, जबकि बाला भी अपने आप को संभालते हुए अपने इस अमल पर हैरान होता उसका चेहरा देख रहा था। उसके लबों से अपने लब हटाते हुए उसने तेज़ी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसे हरगिज़ पता नहीं था कि उसकी कमीज़ बेला के नीचे फंसी होगी। उसके साथ ही बेला ने तेज़ी से उठने की कोशिश की, लेकिन खींच लगने की वजह से वो एक दफ़ा फिर से उसके ऊपर गिरा था। और ये इत्तेफाक था या कुछ और, इस दफ़ा भी उसके लबों का निशाना बेला के नाजुक लब ही बने थे। वो फ़ायदा उठाना तो नहीं चाहता था, लेकिन दूसरी दफ़ा वो अपने दिल पर इख्तियार खो बैठा था। वो इस तरह कोई हरकत सर अंजाम नहीं देना चाहता था, लेकिन किस्मत खुद उसे बार बार उसकी तरफ खींच रही थी, तो वो खुद पर कैसे काबू कर पाता। सीने में धड़कता दिल इस लड़की के नाम के साथ सर पटक रहा था, तो इसकी धड़कनें काबू में कैसे आती? उसने गैर महसूस अंदाज में उसके लबों पर अपना सख्त पैरा जमाते हुए अपनी बेताब धड़कनों को राहत मचाई थी, और फिर अगली लम्हे तेज़ी से उसके करीब से उठते फासले पर खड़ा होकर उसे ऐसे गूंजने लगा जैसे बेला ने जानबूझकर ऐसी हरकत की हो, जबकि बेला की खुद अपनी कंडीशन भी ऐसी हो रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। देखो लड़की, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। मैं तुम्हें कल रात ही बता चुका हूँ कि फ़िलहाल मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है। तुम्हें छूने के, तुम्हारे करीब आने के सारी हसरतें कहीं मेरे सीने में ही दम तोड़ चुकी हैं और मैं अपने दिल पर ताला लगा कर बैठा हुआ हूँ। तो इस तरह की हरकतें मत करो जो तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दे। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये जो तुम बहाने बहाने से मेरे करीब आती हो, कभी मुझे अपने करीब खींचती हो, या जिस तरह तुम मुझे यहाँ शीशे के सामने खड़े होकर बाल झटक झटक कर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। ये सारी हरकतें मत करो। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि
ओहो ज़मीन पे आ जाओ। मैंने कब तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश की? वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था जब बेला ने उसकी बात काट दी। अच्छा अगर ये इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं थी तो फिर क्या था? या आईने के सामने खड़े होकर अपने भीगे बालों को सुखाना, फिर कभी लिपस्टिक लगाकर मेरा ध्यान अपने लबों की तरफ दिलाना, कभी वो काला सा ब्रश उठाकर आंखों पर मलकर मेरे ध्यान अपनी आंखों की तरफ दिलाना। इनसे भी दिल भरा तो यूँ मुझे अपनी तरफ खींचकर बेड पर फेंकना। जानता हूँ मैं यार बहुत अच्छा खासा हैंडसम बंदा हूँ, मुझ पर किसी का भी दिल आ सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है, भूलो मत। थोड़ा सा तो पास रखो इस ज़बरदस्ती वाली शादी का। तुम्हारा थोड़ी नखरे दिखाने चाहिए, थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स अ फोर्स मैरिज। तुम तो ऐसे जुड़ रही हो मुझ पर जैसे कभी कोई हसीन आदमी ज़िंदगी में देखा नहीं है तुमने। हाँ समझ सकता हूँ, मुझे जैसा बंदा नहीं देखा होगा, लेकिन मैं तुम्हारा शोहर हूँ। मेरे साथ सर रस्सी पलट कर तुम तक ही आएंगे तो तुम अब भी फोर्स मैरिज वाला एटीट्यूड रख सकती हो। मुझे एतराज़ नहीं। वो इसे देखते हुए मज़े से बोल रहा था, जबकि बेला तो इसकी बातें सुनकर बस हैरान हो रही थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस आदमी के दिमाग में ऐसी सोच भी आ सकती है। वो इसे देने के लिए कोई करारा से जवाब ढूंढ रही थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हो गई थी। बाहर से जुमनू ने उन्हें इतला दी थी कि नाश्ता लग चुका है और वहाँ पर इन लोगों का इंतज़ार हो रहा है। हेलो जी, इसकी कमी रह गई थी। क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि 9:30 बजे तक हम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हैं, कि अभी तक नीचे नहीं आए, हालांकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। सुनो, मैं खामखा बदनाम नहीं होना चाहता, तो जल्दी से तैयारी मुकम्मल करो, नीचे चलना है नाश्ता करने के लिए। वो इसे देखते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गया, जबकि बेला बस मुठ्ठियाँ बेच कर रह गई थी। लाइक कर दिया करो यार, लाइक काम हो रहे हैं। माजी सुबह हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी छाई थी। बाला उसके कंधे पर सारा के सो रहा था। उसके जर्रे से हिलने पर बाला की आंख खोल चुकी थी। दिलदार ऐसा से उसके करीब से उठता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया। सच दरवाज़ा खोलते हुए उसने ज़रा सा बाहर झाँका तो हर तरफ सिवाय धुएं के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बाहर काफ़ी सारी पुलिस इकट्ठी थी और इस अंदर से लाशें बाहर निकाल रही थी। उसका दिल खौफ से कांपा था। अगले ही लम्हे उसने दरवाज़ा वापस बंद कर दिया था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? बाहर क्या हो रहा है? बाला उठकर उसके पास आते हुए कहने लगा। इरादा उसका भी बाहर झाँकने का था, लेकिन दिलदार ने उसे बाहर झाँकने न दिया। वो दरवाजे के साथ टेक लगाता नफ़ी में सर लग गया था और फिर दरवाजे के साथ ही नीचे ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि बाला भी उसके साथ ही बैठकर रोने लगा। शायद वो भी जान चुका था कि बाहर क्या हुआ। काफ़ी सारा वक्त गुजर चुका था इन दोनों को यूं ही ज़मीन पर बैठे पूरी तरह रोते हुए एक दूसरे के गले लगे। वो एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन शायद इस मौके पर सब्र आना मुमकिन नहीं था। न जाने कितना वक्त गुजर गया। वो यूं ही बैठे बैठे एक और शाम के मुंतज़िर थे जब दरवाजे के बाहर हल्की सी दस्तक हुई। दिलदार ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर बाला को खुद से अलग करते हुए आस्ते आस्ते दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ झाँकने लगा, जहाँ उसे हाथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें पकड़े खड़ा रागा डाकू नज़र आया था। उसने दरवाज़ा खोल लिया। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की दिलदार, लेकिन मैं किसी को नहीं बचा पाया। मैंने पुलिस का मुकाबला करने की भी कोशिश की, लेकिन वो लोग यहाँ आए ही तुम्हारे वालिदैन को मारने के लिए थे। कबीले में कोई ज़िंदा नहीं बचा, बस कुछ बच्चे जिंदा बचे हैं और कुछ लोग जो बहुत बुरी हालत में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब काफ़ी सारे लोग पुलिस के हाथों पकड़े गए हैं। कबीला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे ख्याल में हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं तुम लोगों को अपने साथ ले चलता हूँ एक महफूज ठिकाने पर। वो इन्हें देखते हुए बोला। दिलदार ने उसकी बात ख़त्म होने से पहले नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है दिलदार? क्या जिद लगा कर बैठ गया? तुम यहाँ नहीं रह सकते। पुलिस कभी भी यहाँ पर आएगी और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यह ना हो कि तुम्हें ही सरदार की औलाद होने के जुर्म में सारी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल दिया जाए। मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं समझना चाहता। मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ और यही मेरा घर है, यही मेरी जगह है, ये मेरे बाबा का कबीला है। मैं इस कबीले को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वो जैसे ज़िद पर अड़ा था। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। तुम्हारे इस कबीले के साथ जज्बात जुड़े हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम यहाँ महफूज रह सकते हो तो बेशक तुम यहाँ रहो, लेकिन इस कबीले को वापस खड़ा करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो तुम यहाँ हमेशा रहो, हमें इस कबीले को एकदम फिर से मजबूत बनाना होगा और इसके लिए हमें किसी सरदार की ज़रूरत होगी। तुम एक बच्चे और एक बच्चा कभी भी कबीले का सरदार नहीं बन सकता, और जो मर्द आज़ाद इस हद से बच गए उनकी हालत देखने के काबिल नहीं। सालों पहले मैं यहाँ का सरदार हुआ करता था, लेकिन अब तो मैं भी सरदारी भूल चुका हूँ। तुम्हारे बाप की रहम करम पर ही रहता था, जैसे वो कहता था वही करता था। अब तो शायद मैं भी ये सब कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे कहने पर कोशिश कर सकता हूँ। इस कबीले से मुझे कोई लालच नहीं दिलदार, लेकिन तुम लोगों को ज़िंदगी की तरह ले जाना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद। मैं चाहता हूँ तुम लोग पुरसकून रहो, कोई रहो। तुम्हें कोई रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इस कबीले को फिर से आबाद कर दें। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम कर लेंगे। वो अपनी चालबाजी को बड़ी सफाई से इनके साफ शफाफ दिमाग में उंडेल रहा था। क्या मतलब? आप ताया की जगह सरदार बन जाओगे? बाला परेशानी से बोला था। बनना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। अगर सरदार का बेटा मुझे सरदार बनाएगा तभी मैं सरदार बन सकूंगा। मेरा मतलब है बात सिर्फ कबीले के लोगों की नहीं है, इस इलाके के लोगों की है। आगे पीछे जितने भी डाकू हैं सबको ये बात बतानी पड़ेगी कि सरदार दिलावर के बेटे ने अपने कबीले के लिए नया सरदार चुना है। तभी वो लोग मुझे बचा देंगे, वरना ये बहुत मुश्किल रहेगा मेरे लिए। वो दिलदार को देखते हुए बोल रहा था, जो खामोशी से सर झुकाए बैठा था।
चलो बेटा बाहर चलो, वहाँ मौजूद मेरे कुछ लोग हैं, उनके सामने तुम कह दो कि तुम मुझे कबीले का सरदार बना रहे। इसके बाद वो लोग बात पूरे इलाके में फैला देंगे और मैं भी ये सब कुछ नहीं करना चाहता। वो इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल रहा था जब उसकी बात सुनकर रागा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। दिल चाह रहा था थप्पड़ों से इसका मुंह सुझा दे। फ़िलहाल मैं अपने अम्मी अब्बू को रुखसत करना चाहता हूँ। फ़िलहाल इस कबीले के लोगों को मिट्टी तले दफनाना है। इसके इन सब के बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। वो इसे अपना फ़ैसला सुनाते हुए वो उठ खड़ा हुआ था, जबकि रागा डाकू बस गुस्से से मुठियाँ भेज कर रह गया था। हाल वेलकम वेलकम, बहुत खुशी हुई आप हमारे कबीले में आए। वो दोनों नीचे आ रहे थे जब जुमरू तेज़ी से उसके पास आते हुए बोला। बाला उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देख रहा था, जबकि बेला हल्का सा मुस्कुरा दी थी। शायद बाला को जुमरू का अंदाज़ अच्छा नहीं लगा था। अगर यहाँ नहीं आता तो कहाँ जाता मैं, और तेरी खुशी के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, यही मेरा ठिकाना है। बाला उसे जवाब देते हुए आगे बढ़ चुका था, जबकि जुमरू अब बेला के करीब खड़ा था। वैसे तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, वो क्या है ना, तुम्हारे भाई की वजह से थोड़ी बहुत नापसंदीदगी चलती है, लेकिन अब तुम हमारे कबीले की बहू हो तो इसलिए मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है। मेरा मतलब है जैसी भी हो, अब मेरे भाई की बीवी हो तो पसंद हो या ना हो, इज़्ज़त तो देनी पड़ेगी ना। तो तुम्हारे लिए ये खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता। जुमरू इसके पास आते हुए कहने लगा। तो पहले तो वो फूलों का गुलदस्ता देकर खुश हो रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर अच्छी खासी बदमज़ा हुई थी। तुम भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, और मज़े की बात बताऊँ, मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है कि मैं तुम्हारी इज़्ज़त करूँ। तुम मुझसे तो कोई उम्मीद रखना भी नहीं। बाकी इस कबीले की बहू होने के नाते तुम मेरी इज़्ज़त करो या ना करो, लेकिन डॉक्टर होने के नाते ज़रूर करना, क्योंकि वो क्या है ना कि अभी इस कबीले में शायद सबसे सीनियर डॉक्टर मैं ही होंगी, और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम्हारी छोटी सी चोट पर तुम्हें इंजेक्शन लगाकर इस दुनिया से चलता कर दूँ। वो क्या है ना कि कहीं ना कहीं तो तुम भी ने भी सुन रखा होगा कि दुनिया में किसी भी इंसान से पंगा ले लेना, लेकिन एक राइटर और एक डॉक्टर से नहीं। एक राइटर आपको अपनी कहानी का किरदार बनाकर कत्ल कर सकता है, तो डॉक्टर आपको अपना पेशेंट बनाकर इस दुनिया से चलता कर सकता है। वैसे फूलों के लिए शुक्रिया, मुझे ये फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा सुबह सुबह दिखाने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि तुम्हारी भाभी होने के नाते तो शायद मैं फिर तुम्हारी गंदी शक्ल बर्दाश्त कर लेती, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते कभी नहीं करूँगी। वो इसके साथ हिसाब बराबर करते हुए आगे बढ़ चुकी थी, जबकि जुमरू तो बस मुँह ही मुँह में बड़बड़ा कर रह गया था। कबीले में उसका वेलकम जो शुक्रोर से किया गया था। वो पहाड़ से उतरकर नीचे की तरफ आए तो हर तरफ फूल ही फूल थे जो इन पर बरसाए जा रहे थे। बेला को तो ये सब कुछ देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि बाला उसे बिल्कुल भी अहमियत ना देते हुए सरदार के पास जाकर चारपाई पर बैठ गया था। बेला को तो समझ नहीं आ रहा था वो किस तरफ जाकर बैठे, मगर दुआम उसके पास आते हुए उसे थाम कर इन्हें सरदार की चारपाई की तरफ ही ले गई थी। जुमरू ने तेज़ी से एक चारपाई इन दोनों के लिए बिछाई थी, जब वो इनके सामने बैठते हुए कबीले के लोगों को देखने लगी। कबीले में खूब जश्न मनाया जा रहा था, हालांकि कितना कुछ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बालक की खुशी को हर तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा था। वो खामोश सब कुछ देख रही थी जब इनके सामने लाकर लकड़ी का काफ़ी मजबूत मेज़ रखा गया था, और फिर इस पर फूल भी सजाए गए थे। उसके बाद लाकर नाश्ता उनके सामने सजाया गया था। टेबल पर हर चीज़ को सजाने का तरीका काफ़ी मुनफरिद सा था, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि वो कम से कम किसी मर्द की सोच हरगिज़ नहीं हो सकती। तो यकीनन ये सब कुछ दुआम की ही करम नवाजी थी। वह मुस्कुरा कर उसे देखती नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। नाश्ते में काफ़ी इंतजामात किए गए थे, और इत्तेफाक की बात यह थी कि सब कुछ उसकी पसंद का था। दाम ये सब कुछ तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। तुम इन सब चीज़ों के बारे में किसने बताया कि अरबाब भाभी ने? वो हैरान होती उसे देखते हुए सवाल करने लगी, जिस पर उसने नफ़ी में सर लाया था। नहीं, मैंने तो रुबाब पाजी से कुछ भी नहीं पूछा, ये सब तो मैंने बाला भैया से पूछा था। कुछ दिन पहले बाला भैया ने मुझे बताया था कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद होगा, तो मेरे जहन में था, इसलिए मैंने ये नाश्ता बनवाया। जबकि दोपहर में वलीमे का खाना और रात का डिनर, हर चीज़ की तैयारी हो रही है। सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनेगा, जैसे बाला भैया ने बताया है। वो मज़े से कहती नाश्ता शुरू कर चुकी थी, जबकि उसकी बात सुनकर पहले थोड़ा हैरान ज़रूर हुई थी। बालक को कैसे पता कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं? उसने तो कभी बालक को कुछ नहीं बताया था, तो वो क्या बिना उसके कहे सब कुछ समझ गया था? वह हैरान होती नाश्ता शुरू कर चुकी थी, जबकि बाला भी नाश्ता करते हुए सरदार के साथ बातों में मसरूफ़ था। नाश्ता करने के बाद वो इसके साथ उसके कमरे में आ गई थी, जहाँ पर उसे तैयार करने के लिए एक लड़की को बुलाया गया था। वलीमे के लिए उसकी ड्रेस काफ़ी भारी भरकम और बेतहाशा खूबसूरत थी। ये ड्रेस उसकी ब्राइडल ड्रेस से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, इस बात में कोई शक नहीं था। ब्यूटिशियन ने उसे सर से पैर तक बदल दिया था। वो कल भी बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन आज वलीमे के दिन उसकी लुक कल से ज़्यादा प्यारी आई थी, ऐसा उसका मानना था। वो नहीं जानती थी कि उसके घर वाले वलीमे पर आ भी रहे हैं या नहीं। हाँ, लेकिन कबीले वाले वलीमे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, और उनकी एक्साइटमेंट देखकर वो खुद भी एक्साइटेड हो गई थी।
उसे कबीले वालों से कोई ख़ास अटैचमेंट तो नहीं थी, लेकिन इतना वो समझ चुकी थी कि अब उसे यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उसका इरादा अपनी जॉब करने का था, जिसके हवाले से वो सरदार से बात करना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल ये मुनासिब वक्त नहीं था। वो अपनी मर्ज़ी से इस जगह को कबूल कर रही थी, डाकू बाला के साथ को कबूल कर रही थी। उसे यकीन था कि वो उसके फ़ैसले का एहतराम करते हुए भी इसे अस्पताल में नौकरी करने की इजाज़त तो दे ही देंगे। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कबूल कर चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि अब यही उसकी ज़िंदगी है, लेकिन मेडिकल उसका ख्वाब था और वो अपने ख्वाबों के रास्ते में किसी को नहीं आने देना चाहती थी। दुल्हन के हसीन रूप में खुद को आईने के सामने देखते हुए आज फिर हैरान रह गई थी। उसे अपना आप बहुत खूबसूरत लगने लगा था। वो आम लड़कियों जैसी हरगिज़ नहीं थी। वो खुद को हमेशा से अलग समझती आई थी। खुद को सजना संवारना ये सब उसके शौक़ नहीं थे। उसकी ज़िंदगी किताबों से शुरू होकर किताबों पर ही ख़त्म हुई थी, लेकिन शादी के इन दिनों में उसने अपने आप को बहुत खूबसूरत पाया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, ये रूप तुम पर बहुत जच रहा है। अल्लाह पाक तुम्हें नज़र बात से बचाए। तो हम उसका दुपट्टा ठीक करते हुए मुस्कुरा कर बोली, तो वो भी नरमी से मुस्कुरा दी थी। अब चलिए आपको भी तैयार कर दूँ। सरदारनी अपने भाई के वलीमे में इस तरह से सीधी सादी जाएंगी, ब्यूटिशियन उसे देखते हुए बोली थी, जो सुबह से उनके साथ इसी कमरे में मौजूद सिर्फ और सिर्फ बेला की तैयारियों की फ़िक्र में लगी हुई थी। तो हम तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, तुमने तो अपनी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और यहाँ मुझे दुल्हन बनाकर बिठा दिया। तुम जाओ अपनी तैयारी करो, मैं यहीं कमरे में ही रुकूंगी। तुम आ जाओ तैयार होकर, फिर एक साथ नीचे चलेंगे। बेला उसे देखते हुए ऐसे बोली थी जैसे वो हमेशा से इसी कबीले की रहने वाली हो, और ये भी सच था कि बातों ही बातों में दुआम के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। आप जनाब का तकल्लुफ़ उन्होंने हरगिज़ नहीं रखा था, जबकि दुआम भी मुस्कुराते हुए ब्यूटिशियन को अपने साथ लिए अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि बेला वहीं रुककर इसका इंतज़ार करने लगी। हो गई तुम्हारी तैयारी मुकम्मल? बाला तेज़ी से कमरे में दाखिल होते हुए उससे सवाल करने लगा था, जबकि वह इसे इस तरह जल्दबाजी में कमरे में आते देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर उसकी निगाहें बेला पर रुकने पर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। आप कौन और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? उसने अचानक से सवाल किया। तो बेला, जो इसकी हैरत देखकर मुस्कुरा रही थी, उसके सवाल पर उसकी मुस्कुराहट लम्हे में गायब हुई थी। क्या मतलब है इस फजूल से सवाल का? कौन मैं हूँ और कौन हो सकता है यहाँ पर? ये ड्रेस तुमने मेरे लिए ही ली थी ना? उसके सवाल पर वो गुस्से से बोली थी। ओह अच्छा, तुम हो। मुझे लगा पता नहीं कौन आकर मेरे कमरे में बैठ गया। वैसे मेकअप भी क्या कमाल की चीज़ है ना, जगह से बंदे को अप्सरा बना देता है। बहुत अलग अलग लग रही हो, वो बल्कि बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही हो। इससे पहले ऐसी कभी भी नहीं लगी। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, शायद तारीफ़ कर रहा था, लेकिन उसकी तारीफ़ करने का अंदाज़ बेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये अलग क्या होता है? तुम ये भी तो कह सकते हो कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। वो गुस्से से बुना कर बोली थी। नहीं नहीं, इतना भी खुशफहम होने की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, बहुत अलग लग रही हो, बहुत बदली हुई लग रही हो। इससे पहले कभी नहीं लगती तुम। मेकअप की वजह से तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बदल गया और ये खुशगवार तब्दीली है। खैर, मुझे देखकर बिल्कुल हैरत बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि हैरान तो मैं सुबह हुआ था जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी आँखें और पिंक लिप्स ही आर्टिफिशियल हैं। इससे ज़्यादा बड़ा झटका और कोई नहीं मेरे लिए। अब तुम पूरी की पूरी बदल कर आ जाओ तो भी मैं यकीन कर लूँगा। खैर, मुझे सरदार ने ऊपर भेजा है चेंज करने के लिए, वलीमा शुरू हो रहा है। वो कहते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकालता वाशरूम में बंद हो गया, जबकि बेला मुठियाँ बेचकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब है इसकी बात का? मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो इतना मर क्यों रहा है मेरे लिए? एक तो मुझे ज़बरदस्ती शादी कर ली, ऊपर से अब कह रहा है मैं खूबसूरत नहीं हूँ। खुद पता नहीं अपने आप को शहज़ादा चार्ल्स समझता है, डाकू कहीं का। वैसे अपनी मुठियाँ बेचती तेज़ से इस कमरे में घूम रही थी। इतना हैवी ड्रेस पहने हुए इस तरह से घूमते उसके पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन गुस्सा था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जबकि वो वॉशरूम से निकलता आईने के सामने आते हुए ब्रश उठाकर जल्दी जल्दी अपने बालों में ब्रश करने लगा था। आराम से करो, कोई पीछे लगा हुआ है क्या? अपने ये बालों का घोंसला ठीक करने के कार के नीचे जाओ, और वरना सब क्या कहेंगे? रोज़ भी छपरी लगता है और आज शादी वाले दिन भी छपरी ही लग रहा है। वो जो सुबह से खुद पर कंट्रोल किए बैठी थी, उसकी तेज़ तेज़ होती हरकत को देखकर बदला लेने लगी। मैं कितना भी छपरी लगूँ, लेकिन यकीन करो तुमसे बेहतर लगूंगा, क्योंकि कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, 100% असली चीज़ हूँ। कम से कम मेकअप लगा लगा कर मैंने किसी को धोखा तो नहीं दिया ना? जैसा था वैसा ही सामने आया हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम अपनी ये मेकअप की दुकान को संभाल कर रखो, थोड़ी देर में तुम्हें नीचे बुला लिया जाएगा। वो मज़े से मज़ीद इसका दिल जलाते हुए कमरे से निकल गया था, जबकि बेला ने भी सोच लिया था कि इसकी तौहीन का बदला तो वो लेकर रहेगी। वो होता कौन था उसकी खूबसूरती पर सवाल उठाने वाला? ब्यूटिशियन उसे तैयार कर रही थी, जबकि वो अपनी ड्रेस पहने उसके सामने बैठी खुद को आईने में देख रही थी। कल तो उसने खुद ही अपनी हल्की फुल्की तैयारी की थी, लेकिन आज जो लड़की स्पेशली बेला को तैयार करने के लिए आई थी, उसने कहा था कि वो उसे भी तैयार करेगी, जिस पर उसने खामोशी से हाँ में सारे ला दिया था। इससे पहले वो एक दो बारी ब्यूटिशियन के यहाँ से तैयार हुई थी। अब खुद को आईने में एक मुख्तलिफ रूम में देखने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी, जबकि सरदार कमरे में दाखिल हुआ। कौन है आप और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वो एक नज़र दुआम को देखता हुआ उसके पास खड़ी लड़की से मुखातब हुआ था। जी सरदार, मुझे यहाँ बुलाया गया दुल्हन को तैयार करने के लिए। दुल्हन को तैयार कर चुकी हूँ, अब सरदारनी को कर रही हूँ। वैसे देखते हुए अपने यहाँ होने की वजह बताने लगी थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसे तैयार करने की, जैसी है वैसे ही ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं
है इसके चेहरे पर कुछ भी लगाने की। वो तेज़ी से आगे आते हुए दुआम का चेहरा आईने में देखने लगा था। जबकि वो लड़की जो अपने उल्टे हाथ पर ज़रा सा फाउंडेशन रख के खड़ी उसकी तैयारी करवाने लगी थी, हैरत से दुआम को देखने लगी, जो खुद भी तैयार होने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन सरदार जी, मैं तो यहाँ तैयार करने के लिए ही आई हूँ, मुझे इन्हें तैयार करना है, फंक्शन शुरू होने वाला है। ब्यूटिशियन परेशानी से कहने लगी थी, जबकि वो मज़ीद आगे होता उसके चेहरे पर अपना उल्टा हाथ रखते हुए चेक करने लगा था कि कहीं इसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ तो नहीं है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद तैयार हो जाती है, इतना ही काफ़ी है, ये सब कुछ मलने की ज़रूरत नहीं है इसके चेहरे पर, ये जैसी है ठीक है, अब जा सकती हैं यहाँ से। वो इसे देखता हुआ उसे बाहर का रास्ता दिखा गया था, जबकि ब्यूटिशियन बिना कुछ बोले खामोशी से कमरे से जाने लगी तो दुआम ने मुंह बना लिया था। क्या मसला है डाकू जी? मुझे तैयार होना था, मुझे भी प्यारा लगना था शादी पर। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने भाई की शादी पर बिल्कुल भी तैयार ना हूँ? आपकी नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन आप मुझसे मेरा बुनियादी हक नहीं छीन सकते। वो अगले ही लम्हे उठकर खड़ी होती लड़ाई के मूड में आ चुकी थी, जबकि उसकी बुनियादी हक वाली बात पर जहाँ सरदार को हंसी आई थी, वहीं नाराज़गी वाली बात पर उसने खुद ही उसे याद करवा दिया था कि उससे नाराज़ होने का ड्रामा कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है अपने मुंह पर वो सारा मेकअप लगाने की, अच्छा खासा चेहरा है, ख़राब हो जाता है ये केमिकल्स लगा कर, और वैसे भी मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो किसको दिखाओगी खूबसूरत बनकर? अब की दफ़ा वो मज़े से उसके चेहरे के तासुरात देखता हुआ बोला तो दुआम उलझ गई थी। हाँ, तो आपने कौन सा हमेशा हमेशा के लिए नाराज़ रहना है? मैं मना तो रही हूँ ना आपको। अच्छा, तुम मुझे मना रही हो? कब मनाया तुमने मुझे? और मुझे क्यों नहीं महसूस हो रहा कि तुम मुझे मना रही हो? इसकी बात पर हैरान होता उससे सवाल करने लगा था। मैं भी सोच रही हूँ ना कि कैसे मनाया जाए, वो फ़ौरन बोली थी। अच्छा, फिर सोचती रहो, जब ठीक से सोच समझ कर कोशिश कर लो और मैं मान जाऊँ तो इसके बाद कर लेना मेकअप, क्योंकि नाराज़गी में अपना हसीन रूप तो मैं किसी और को देखने नहीं दूंगा। वो क्या है ना कि ये मेरा बुनियादी हक है कि मेरी बीवी के सर से पैर तक की खूबसूरती को सिर्फ मैं देखूँ, सिर्फ मैं निहारूँ, सिर्फ मैं ही तारीफ़ करूँ। और फिर मेरा सोना मुखड़ा तो इतना इतना सोना है कि मेरा दिल चाहता है मैं इसे दुनिया से छुपा लूँ, तो किसी और के देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो नरमी से इसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरता उस लम्हे में शर्माने पर मजबूर कर दिया था। आपका सोना मुखड़ा इतना सोना है तो इस सोने से मुखड़े से रूठते हुए आपको बुरा नहीं लगता? वो अगले ही लम्हे उसकी गर्दन में अपनी नाजुक मुँह का साया बनाते हुए उसे अपने करीब खींच रही थी। मत करो सज्जन साई, मत करो, ये ना हो कि मैं तुम्हारी हरकतों से बहकर मैं तुम्हारे होश उड़ाने में बस एक लम्हा लगाऊं, और मुमकिन है मुझे मनाने की खातिर तुम्हें इस कमरे में रुकना पड़े, और फिर तुम्हारे भाई का वलीमा मैं वलीमे के बाद मनाऊंगी। वो अगले ही लम्हे उसकी गर्दन से अपने बाजू निकालते हुए बोली। सरदार ने अगले ही लम्हे उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए उसे अपने साथ लगा लिया था, और फिर बिना उसे सोचने समझने का मौका दिए उसके लबों पर झुक गया। मेरे ख्याल में रूठ ना मनाना बाद में भी होता रहेगा, दिल की हसरतों को हसरतें नहीं रहने देना चाहिए। वो कहते हुए उसके लबों से अपने लब जोड़ता उसकी सांसें रोक गया था, उसकी सांस और खुशबू को खुद में उड़ेलते हुए वो इसकी धड़कनों में इश्तियाल बर्पा करता उसे हर लम्हे के साथ अपने करीब तर करता जा रहा था। दुआम ने हल्की सी मजामत करने की कोशिश की तो वैसे ड्रेसर के साथ लगाता एक दफ़ा पैर से उसके नाजुक लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया था। उसकी गिरफ्त की शिद्दत काफ़ी सख्त थी, वो जैसे उसकी सांसें चुरा लेना चाहता था। न जाने क्या नशा था इन लबों में, जिससे उसका दिल ही नहीं भर रहा था। इरादा सिर्फ उसे तंग करने का था, लेकिन उसके लबों को छूते ही जैसे तशनगी बढ़ने लगी। तो फिर वो जब तक अपनी तशनगी को पूरा ना कर लेता वो कैसे छोड़ता उसे? वो अपनी सांसों के लिए उसके रहम करम पर आ चुकी थी, जबकि सरदार मजीद शिद्दत से उसके लबों के साथ लिपटते हुए अपनी और उसकी धड़कनें एक कर रहा था। तैयारी मुकम्मल करो, अपनी इतनी तैयारी करना जितनी करती हो इसी में प्यारी लगती हो, बाकी तुम मुझे और कब प्यारी लगती हो ये तफसील से मैं तुम्हें रात को बताऊंगा, और रात को तुम्हें मौका भी दूंगा खुद को मनाने का। अच्छे से मनाना मुझे। वो शिद्दत से उसके माथे को चूमते हुए ज़रा सा पीछे हटा और उसके चेहरे पर कौसे कज़ा के रंग बिखरे महसूस करके वो हल्का सा मुस्कुराया था। उसकी दुआ में ऐसी प्यारी लगती थी, सीधी सादी गुलाबी गुलाबी, इसलिए वारगिस मेकअप की बहुत सारी ताओं में अपनी इस खूबसूरत सी दुआओं को छुपाना नहीं चाहता था, जो उसके लम्स के रंग से सुर्ख हुआ करती थी। वो इसके मासूम नकूश पर हरगिज़ मेकअप की गहरी तय नहीं चाहता था, इसलिए उसका सोना मुखड़ा ही सबसे हसीन था। माजी उसने खुद अपने हाथों से अपने वालिदैन की जली हुई लाशें दफनाई थी। ये दर्द शायद वही महसूस कर सकता था जो इस दर्द से गुजरा था। बाला तड़प तड़प कर रो रहा था जब शम तो अपने वालिदैन की लाशों को पहचान ही नहीं पाई थी। वो खुद भी इतना समझदार नहीं था कि इन सब चीज़ों को समझ पाता, लेकिन वक्त ने उसे काफ़ी मजबूत कर दिया था। रोए तो वो भी बहुत था, लेकिन तन्हाई में नदी के पास बैठे उसने इस पानी में न जाने कितने आंसू बहाए थे, लेकिन अशम और बाला के सामने नहीं। अगर अशम के सामने रोता तो वो हज़ार सवाल करती, और अगर बाला के सामने रोता तो वो और टूट जाता। इसलिए उसने अपने दर्द अपनी तकलीफ को खुद तक महदूद कर लिया था। वो यहाँ बैठा कितनी देर तड़पता रहा, फिर खुद ही सब्र आने पर उठकर वापस कबीले में आ गया था। आज कबीले में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। वजह ये थी कि यहाँ पर आज ऐलान होना था कि वो राघव डाकू पर यकीन तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, और यहाँ तक कि उन्हें खाना तक लाकर वही दे रहा था, तो वो अपने बाल बोते पर क्या ही कर सकते थे। वो छोटा बच्चा था, इस उम्र में से सरदारी कोई नहीं देने वाला था, तो बेहतर था वो किसी न किसी के हवाले सरदारी कर कबीले को दोबारा से खड़ा कर दे, वरना शायद इस कबीले का नामो निशान भी मिट जाएगा। और वो अपने बाप का नामो निशान मिटने नहीं दे सकता था। उसने अपने बाप से बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे थे।
आज कहने को एक हफ्ता गुजर चुका था और इस एक हफ्ते में उसने पूरी तरह से खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन आखिर कब तक। रागा मुसलसल उसके पीछे लगा हुआ था। कबीले को वापस एक नए सिरे से खड़ा करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, जिसके लिए किसी न किसी को सरदार बनाना बहुत ज़्यादा अहम है। और वो इस बात पर राजी हो गया था कि वो रागा डाकू कबीले का सरदार बना देगा। वो कबीले में दाखिल हुआ तो बाहर मैदान में जाने कितने लोग इकट्ठे थे। अरे बेटा, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सब तुम्हारे ऐलान के मज़ेर हैं। ये सब लोग अभी दिलावर को अपना सरदार मानते थे। कुछ इस कबीले से निकले और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दिलावर मदद करता था और कुछ लोग दिलावर को अपना उस्ताद समझते हैं। अब तुम इन सब के सामने फैसला सुना दो, तुम इस कबीले के सरदार किसको चुन रहे हो। इसके बाद आगे मैं सबको संभालूंगा। वो इसका हाथ थामते हुए इसी बीच मैदान में लेकर आया था। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना कि आज से इस कबीले के सरदार रागा डाकू हैं, वही इस कबीले का निज़ाम संभालेंगे जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता, या फिर मुझे कबीले की सरदारी नहीं आ जाती। तब तक हर चीज़ का इंतजाम इन्हीं के हाथों में है। इस कबीले का हर तरह का फैसला यही करेंगे। अगर कोई एतराज़ उठाता है तो वो इस कबीले से हर ताल्लुक तोड़ सकता है। उसने खामोशी से वही सारी बातें दोहराई थी जो रागा डाकू इतने दिनों से उसके दिमाग में भा रहा था। बाला खामोशी से खड़ा था, जबकि अशम भी बस उसे सुन रही थी। पिछले एक हफ्ते से अशम ये सवाल पूछ पूछ कर थक चुके थे कि उसके बाबा की तरह, उसकी अम्मी की तरह, और इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो खामोशी से उसे अपने सीने से लगा लेता, लेकिन उसे खुद से अलग नहीं होने देता था। पिछले एक हफ्ते से रिजवान तड़प रहा था कि किसी तरह से उसकी मुलाकात दिलदार से हो जाए, लेकिन रागा डाकू ऐसा होने ही नहीं दे रहा था। दिलदार ने कबीले के अंदर बैठे एक नज़र उसे देखा और फिर ऐसे नफरत से नज़र फेरी थी जैसे उसे जानता ही ना हो। रिजवान तो उसकी नज़र फेरने पर तड़प उठा था, जबकि रागा डाकू ने उसे धक्के मारकर कबीले से निकलवा दिया था। उसकी बहन मर चुकी थी, उसका दोस्त जैसा बहनोई इस दुनिया से जा चुका था, कबीला तबाह हो चुका था और सब कुछ जाने के बावजूद भी वो किसी को हकीकत नहीं बता सकता था। वो दिलदार को शायद अब भी कभी यकीन नहीं दिला सकता था कि रागा डाकू ने उसके खिलाफ साजिश की है। असल गुनहगार वो नहीं बल्कि रागा खुद है। उसे रागा डाकू की बातों से अंदाज़ा हो गया था कि इस कबीले में होने वाली तबाही का इल्ज़ाम रिजवान के सर पर लगा दिया गया। यहाँ तक कि कबीले में ख़तरनाक तरीन मुजरिमों को मौत के घाट उतारने पर उसे तरक्की देने की बात की जा रही थी। वो तो ये सुनकर तड़प उठा था कि उसे इस गुनाह का इनाम दिया जा रहा था जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था। वो दिलदार से मिलना चाहता था, सिर्फ एक दफ़ा, लेकिन वो नहीं मिल पाया था। उसे देखकर अशम ने तड़प कर उसकी तरफ भागने की कोशिश की थी, लेकिन दिलदार ने उसे थाम कर अपने सीने में ऐसे छुपा लिया था जैसे वो रिजवान को जानता तक न हो। वो कई दिन बाहर खड़ा उसे पुकारता रहा, लेकिन दिलदार ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। और आज वो तीसरे दिन बहुत मायूस होकर लौटा था। 3 रातें वो कबीले के बाहर बस एक नज़र दिलदार को देखने के लिए तड़पता रहा था, लेकिन ना तो वो बाहर निकला और ना ही रिजवान उसे देख पाया था। या ये कहना बेहतर रहेगा कि रागा डाकू ने उसे इस तरह से अपनी बातों में उलझा दिया था कि वो बच्चा कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था। हाल वलीमा अपने अरूज पर तरफ रंग बिरंगे दुपट्टों के साथ लड़कियां घूम रही थी। बेला को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कबीले में लड़कियां इस तादाद तक होंगी। नहीं, इतने फैशन हो रहे थे, जबकि बाला लूट रहा था क्योंकि दुआम उसे लूटने में मसरूफ़ थी। न जाने कौन कौन सी रस्में थी और कहाँ कहाँ से आई थी जो वो किए जा रही थी। बेला तो हंस कर पागल हो रही थी। अब उसके पेट में दर्द होने लगा था। बाला का माल बहाने बना रहा था पैसे बचाने के लिए, और इसके मुकाबले में दुआम भी वो बहाने निकाल रही थी पैसे निकालने के, हद नहीं। बेला तो पागल हो रही थी इनकी बातें सुन सुनकर, जबकि दुआम बिल्कुल सादा सी हालत में थी। उसने हल्की सी लिपस्टिक लगा के रखी हुई थी, जबकि आंखों में काजल था। ज़्यादा तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, और इस तरफ मर्द हज़रात का आना जाना बिल्कुल ही बंद था। इनकी तैयारी कबीले के मैदान में करवाई गई थी, जबकि जहाँ लड़कियों के बीच लगाई गई स्टेज पर जहाँ बाला बैठा हुआ था वहीं नदी थी कि जो कि बेतहाशा खूबसूरत थी। वो तो इस कबीले की खूबसूरती देखकर भी हैरान हो रही थी। यह हर एक लम्हा उसे हैरान कर रहा था। जब उसे पता चला कि रेहान, उसकी अम्मी और रुबाब आ गए हैं, उसकी खुशी की तो कोई इंतहा ही ना रही थी। सरदार और बाला खुद उन्हें वेलकम करने गए थे। हर तरह की रंजिश भुलाकर आज रेहान ने खुद आगे बढ़ते हुए बाला को अपने साथ लगाया, तो वो भी मुस्कुरा कर उसे खुश आमदीद कहता उसके सीने से लगा था। जबकि दूसरी तरफ दिलदार ने भी उन्हें खुले दिल से अपने कबीले में वेलकम किया था। अपनी माँ और भाई को देखकर बेला की आंखें बाहर आई थी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे, वो महफूज थी। यहाँ पर कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पाया था। उसके चेहरे का मान बता रहा था कि बाला ने उसे कुछ नहीं होने दिया। रेहान ने सही वक्त पर सही इंसान पर यकीन किया था। अरे वाह पापा जी, आप तो अच्छी खासी गोल मटोल हो गई हैं। मेरा मतलब है आप काफ़ी सेहतमंद हो गई हैं।
लगता है आपके ससुराल वाले आपका बहुत ख्याल रखते हैं। दुआम उसके हाथ थामते हुए बोली तो वो शर्मा कर सहम सी गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे रुबाब की सेहत तो बहुत अच्छी होगी और फिर खुशखबरी भी तो है, हो सकता है मज़ीद 5 महीनों में तुम खाला बन जाओ। अम्मी ने उसके गाल खींचते हुए से खुशखबरी सुनाई तो वो छली पड़ी थी, जबकि रेहान जो पूरी तरह से सरदार और बाला की बातों में मगन था, अपनी माँ की बात सुनकर हैरत से पीछे पलट कर देख लगा। हाँ वो जानता था कि रुबाब हामला है और वो ये भी जानता था कि रुबाब ने इससे ये बात कुछ अरसे तक छुपाई है ताकि वो अपनी टेंशन से निकल सके। लेकिन 4 महीने उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि रुबाब ये खुशखबरी 4 महीने से उससे छुपा कर बैठी हुई है। वो 4 माह से प्रेग्नेंट थी और उसे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था कि उसे अपनी ही बीवी के मतलब ये बात पता न चली हो। और वो तो ये समझ रहा था कि रुबाब ने सिर्फ चंद दिन या चंद हफ्ते से छुपाए हैं। वो 4 महीनों से इतनी बड़ी खुशखबरी से महरूम रहा था, उसे यकीन न आया था कि रुबाब इतने अरसे से ये राज खुद में छुपाए बैठी थी। पहले ना सही, लेकिन अब उसे रुबाब की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो समझ सकता था कि रुबाब ने उसकी परेशानी के बायस उसे ना बताया होगा, लेकिन फिर भी ये बात छुपाने वाली तो नहीं थी। 1-2 हफ्ते फिर 1-1.5 महीने कोई बड़ी बात नहीं थी। वह इतने मसले अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था, लेकिन 4 महीने वो रुबाब से ऐसी उम्मीद हरगिज़ नहीं करता था। उसका मूड ही बदल गया था। जितना खुश यहाँ आकर हुआ था, वो सारी खुशी वो कहीं खो चुका था और अपने चेहरे से भी वो अपनी नागवारी छुपा नहीं पा रहा था। उसे हरगिज़ रुबाब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रुबाब उसकी एक अच्छी हमसफ़र साबित हुई थी। इस मसले की परेशानियों को उसने हर तरह से अपना लिया था, यहाँ तक कि उसने दोबारा उसे बाहर ले जाने की भी कोई ऐसी फरमाइश नहीं की जैसे वो ड्यूटी की वजह से कबूल ना कर सके। वो ये बेशक एक बहुत ही अच्छी बीवी साबित हुई थी। उसने इस घर की जिम्मेदारियों को संभाल कर एक अच्छी बहू होने का फ़र्ज़ निभाया था, लेकिन फिर भी वह इससे इतनी बड़ी बात छुपा गई थी और रेहान को यही चीज़ तकलीफ़ दे रही थी। और यही वजह थी कि वो खाना खाने के बाद ज़्यादा देर वहाँ रुका भी नहीं था, यहाँ तक कि उसने खाना भी मुश्किल होने वाले ही लिए थे। उसने कह दिया था कि उसे ड्यूटी पर जाना और फिर शहर वापस पहुँचते पहुँचते बहुत वक्त लग जाएगा। उसकी मजबूरी समझते हुए सरदार ने उसे फ़ौरन ही जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उसके बदलते हुए मूड को वो समझ नहीं सका था। डाकू जी, आपको नहीं लगा ये जो रेहान भाई हैं ये थोड़े अजीब से हैं रुबाब बाजी के साथ? मेरा मतलब है आपने देखा वो कैसे गुस्से से उन्हें देख रहे थे। इन दोनों में सब ठीक ठीक तो होगा ना? वो इसके पास बैठती सवाल जवाब कर रही थी, जबकि खुद से ज़्यादा उसकी दूसरों की ज़िंदगी में दिलचस्पी देकर सरदार ने उसे घूरा था। अपनी ज़िंदगी को छोड़कर दुनिया भर की फजूल बातों में तुम्हारी दिलचस्पी होती है। वो ला कर दी है ना तुम्हें देवरानी, उसके साथ बैठो और खूब गपशप करो। मेरे पास फजूल वक्त नहीं है इन सब बातों का, इसलिए ये सारी बातें तुम इसके साथ किया करो। और वैसे भी मेरे ख्याल में तुम्हें इन सारी फजूल चीज़ों को सोचने की बजाय ये सोचना चाहिए कि तुम रात को मुझे किस तरह से मनाओगी। वैसे कुछ ना कुछ तो सोच ही लिया होगा अब तक, या फिर मुझे मनाने का कोई इरादा ही नहीं है। वो अचानक बात का रुख दूसरी तरफ बदल गया था, जबकि वो जिस तरह से मनाने के लिए कह रहा था वो सोच कर ही दुआम के कान लाल होने लगे थे। बहुत ही बेशर्म है आप, वो इसे घूर कर बोली तो सरदार ने आगे से उसे मजीद घूरा था, जबकि उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर अचानक उसके लबों पर झुकता पूरी शिद्दत से उसके लबों को चूमकर पीछे हटा तो दुआम का तो मुँह ही खोल गया था। अब की है मैंने बेशर्मी वाली हरकत, अब कहो बेशर्म, बस बहुत हो गया सजन सही, मैंने भी सोच लिया। अब तुम्हारे हर इल्ज़ाम को सच करके दिखाऊंगा। और क्या 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 लगता हूँ मैं तुम्हें बेशर्म के अलावा? ज़रा बताओ ज़रा मुझे। वो अपनी बेबाक हरकत सारी अंजाम देने के बाद इसका बाजू थाम कर उसे अपने करीब भी खींच चुका था, जबकि वो तो हैरत से उसे देख कर रह गई थी। उसे हरगिज़ उम्मीद न थी कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगा, हालांकि वो इससे हर तरह की उम्मीद कर सकती थी। वो बेशर्म था, वो हर तरह की हरकत कर सकता था, बेबाकी में उसके मुकाबले में कोई भी नहीं था। दुआम से सर नहीं उठाया जा रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी ये हरकत इतने सारे लोगों में छुपी तो हरगिज़ नहीं रही। किसी न किसी को तो पता चल ही चुका था और अब वो अब तक इसके करीब झुका इससे सवाल पूछ रहा था कि वो इस पर और कौन कौन से इल्ज़ाम लगाना चाहती है। दुआम ने फ़ौरन नफी में सर लाया था। डाकू जी, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे ज़्यादा शरीफ इंसान तो मैं दुनिया में है ही कोई नहीं। मेरी गलती है, मैं आपको उल्टा सीधा बोलती रहती हूँ। हाथ छोड़ दीजिए प्लीज़, लोग देख रहे हैं। वो मिन्नत करने पर आई तो सरदार ने नरमी से उसके हाथ को छोड़ा था। बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हो मुझे बीवी, मैं बहुत ही शरीफ और सीधा साधा सा इंसान हूँ। जब तक कोई मुझसे पंगा ना ले मैं खुद आगे से पंगा करता भी नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे इतना शरीफ बना रही हो तो अपने करीब से मामू वाली फीलिंग आ रही है। यार हीरो हूँ मैं तो तुम मुझे चंपू बना रही हो, और मेरा चंपू बनने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए वो कहते हुए अपनी बात मुकम्मल किए बगैर उसके चेहरे को थामता, उसके दोनों गालों पर बारी बारी जिद्दत से अपने लब रखते हुए झूमता उसके करीब से उठकर लोगों की तरफ मुतवज्जो हो गया था, जबकि दुआम से तो सर उठाना भी मुहाल हो गया था। उसने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर पीछे देखना चाहा। दूर एक ग्रुप में खड़ी 2-3 औरतें मुँह ही मुँह में बातें करते हुए दुपट्टा लबों पर रखे हंस रही थी। दुआम की नज़र दूसरी तरफ गई तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही था, जबकि तीसरी नज़र तीस तरफ उठी तो ऊपर बैठी बेला भी पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो खिलखिला कर हंसी थी, जबकि वो फ़ौरन अपनी जगह से उठती बेला की तरफ आ गई थी।
अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे डाकू जी तो बड़े ही कोई उस टाइप के इंसान है। मेहमानों का तो लिहाज करते हो। कब से अकेली बैठी अच्छी खासी बोर हो रही थी। 2-3 दफ़ा तो उसे भी इशारे कर चुकी थी ऊपर आने के, लेकिन वहाँ पर सरदार के होने की वजह से नहीं आई थी। जबकि बाला थोड़ी देर पहले ही इनके करीब से उठकर मर्दों की तरफ गया था और आज सामने से वापस आता भी नजर आ रहा था। यकीनन सरदार के उधर जाने की वजह से वो इस तरफ आ गया था। तुम मेरे वाले का छोड़ो, अपने वाले का बताओ। मुझे तो लगता है बाला भैया बहुत रोमांटिक होंगे। बेला की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए टॉपिक बदलने लगी। जबकि उसके इस तरह छेड़ने पर बेला के गाल खामखा ही लाल होने लगे थे। बाला रोमांटिक था, इस बात की गवाही वो तो नहीं दे सकती थी। हाँ, लेकिन जिस तरह सुबह उसके गिरने पर उसने उसके साथ बेबाक हरकत सर अंजाम दी थी, उसके बाद वो इसे रोमांटिक नहीं बल्कि बेशर्म का लक़ब दे सकती थी। अब वो अनजाने में हुआ था, ये जानबूझकर वो नहीं जानती थी, लेकिन कुछ तो था। और जो भी था उसका जवाब वो कम से कम दुआम को नहीं दे सकती थी, क्यों बाला उसके करीब ही आकर बैठ गया था। तुम छोड़ो फजूल बातों को, ये बताओ तुमने मेकअप क्यों नहीं किया? या ब्यूटिशियन तुम्हें तैयार करके नहीं गई थी? इतना सादा चेहरा लेकर आई हो यार, तुम शादी पर आई हो। मैं तो कभी अस्पताल में भी इतनी सादगी में नहीं जाती। वो इसके चेहरे को देखते हुए बोली थी, जहाँ पर वो सादगी में भी ताशा हसीन लग रही थी। अरे मैं तैयार हो रही थी ना, फिर अचानक से मेरे डाकू जी आ गए। फिर इनको अच्छा नहीं लगता कि मेरे चेहरे पर मेकअप लगे, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। इतना अच्छा वो तैयार करती ना मुझे, लेकिन इनको तो अच्छा नहीं लगता कि मैं तैयार हूँ। कहती हैं ऐसी अच्छी हूँ मैं। वो मुंह बनाकर उसे बताने लगी, जबकि साथ बैठे बालक का कहकर अचानक बुलंद हुआ था, जिसका मतलब दुआम तो नहीं समझ सकती थी। हाँ, लेकिन बेला को इसके कहके का मतलब खूब समझ में आया था और इसका दिल भी जल कर रह गया था। बस नहीं चल रहा था कि इस बालक के बच्चे के सर पर उठाकर कोई भारी चीज़ दे मारी या फिर किसी तरीके से उसका मुंह बंद कर दे, जिस तरह मुंह खोल कर हंस रहा था। उसका दिमाग बुरी तरह से घूमा था। बाला भैया क्या करें आप, ऐसे क्यों हंस रहे हैं पागलों की तरह? माना आपकी शादी की बहुत खुशी है, लेकिन फिर भी इस तरह से हंस नहीं सकते आप। आफ्टर ऑल आप दूल्हा हैं, लोग क्या सोचेंगे? दुआम ने फ़ौरन उसे टोका था, जबकि वो अपने लबों पर उंगली रखता अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए एक दफ़ा फिर से कहका लगा गया था। और इसके कह के कम से कम दुआम को तो समझ नहीं आ रहे थे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आराम से बैठ नहीं सकते? क्या मुंह खोल के हंस रहे हो? कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया गया यहाँ? वो गुस्से से कहती दोबारा दुआम की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, जबकि आपकी दफ़ा बाला ने अपने लबों पर सख्ती से हाथ जमा लिया था, जबकि वो दोनों एक दफ़ा फिर से बातों में मगन होती कोई और टॉपिक छेड़ चुकी थी। इन लेडीज़ के बीच में बैठा बाला अच्छा खासा बोर हो रहा था। उसे तो लग रहा था कि बेला बोर हो रही होगी अकेले बैठी, इसलिए वो इसके पास आ गया था। लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला था कि दुआ में एक बहुत अच्छी पार्टनर साबित हो गई थी, इसलिए मज़ीद वहाँ ना रुकते हुए इनके करीब से उठता मर्दों में आ गया था। वलीमा मज़ीद थोड़ी देर चला था और फिर एक शानदार सी दावत के साथ वलीमे का अख्ताम हो गया था। सब बहुत कुछ अच्छे से हो गया था। सरदार भी बिल्कुल पुरसकून था। जब बाला को भी अब सुकून आ चुका था, क्योंकि उसे पता था दुआ उसे मज़ीद नहीं लूट सकती, क्योंकि रस्में ख़त्म हो चुकी हैं। वो कमरे में दाखिल हुआ तो बेला अपना सारा मेकअप उतारने के बाद अब सादे से कपड़ों में बेड पर आराम से बैठ के अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। ये फ़ोन थोड़ी देर पहले रुबाब देकर गई थी, जिसे पाने पर वो बड़ी खुश हुई थी। जबकि वो जल्दी कमरे में आया था, उसको इतने ज़्यादा सादा लिबास में देखकर हैरान रह गया था। उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी खूबसूरत रूप को लम्हों में तबाह कर देगी। ये क्या तुमने चेंज भी कर लिया? वो इतनी अपनी हैरत पर ज़्यादा देर काबू नहीं पा सका। तो क्या तुम्हारा इंतज़ार करती कि कब तुम आकर मेरे मेकअप की बेइज्जती करोगे? यकीनन चेंज तो करना ही था मैंने, और वैसे भी इतनी भारी लिबास में कितनी देर रहती? सारा दिन गुजारा है मैंने। वैसे जवाब देते दोबारा अपने फ़ोन पर मुतवज्जो हो गई, जबकि वो चाहकर भी कह नहीं सका कि वो आज इसके मेकअप की बेइज्जती हरगिज़ नहीं करने वाला था, क्योंकि आज वो बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। जबकि वो अपने हुस्न को पूरी तरह से पानी की नज़र कर चुकी थी, इसलिए वो भी खामोशी से अपने कपड़े चेंज करने चला गया। वो चेंज करके बेड पर आकर बैठा था कि उसकी आवाज़ आई, निकल गई सारी अकड़? मुझे लगा था आज भी नखरे दिखाकर कमरे से निकल जाओगे, लेकिन तुम तो यहीं बैठ गए। तो क्या यहीं पर सोने का इरादा है? उसके बैठते ही वो सवाल करने लगी, तुम्हारी क्या मर्जी है? तुम क्या चाहती हो? मैं कमरे से निकल जाऊँ? वोल्टा से सवाल करने लगा तो उसने फ़ौरन नाम में सर लाया, जबकि बालक को अकड़ कर सवाल करने पर पछतावा हुआ था। तुम्हें अंदाज़ा है बाहर कितनी सर्दी है और मैं अपना कमरा क्यों छोड़कर कहीं भी जाऊँ? अगर तुम्हें ज़्यादा मसला है तो कोशिश भी मत करना मेरे सामने ये कहने की मैं ये कमरा छोड़ के जाऊँ। तुमने मुझसे हाँ मालूम है ज़बरदस्ती शादी की है, ज़बरदस्ती उठाकर तुमसे निकाह किया, ज़बरदस्ती तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। जानता हूँ सब, पता मुझे। तुम खुद को तकलीफ़ मत दो। मैं तुम्हें हर किस कमरे से निकल जाने के लिए नहीं कहूँगा। तुम भी यहीं सो, मैं भी यहीं सोऊंगा, बस राइट साइड मेरी है। मैं इसकी अधूरी बात मुकम्मल करते हुए बोला था, जिस पर उसने आईब्रो उचका कर उसे देखा था। है नहीं थी मेरे आने से पहले। वो क्या है कि मुझे राइट साइड पर सोने की आदत है और मैं तुम्हारे लिए अपनी आदत हरगिज़ नहीं बदलने वाली। सो बिना चूँ चढ़ा के आराम से जाकर अपनी साइड यानी कि लेफ़्ट साइड पर सो जाओ, वरना अकड़ दिखाओ
और कमरे से निकल जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो कहते हुए अपनी जगह पर लेट गई थी, जबकि बाला ना चाहते हुए बाएं तरफ सोता अच्छा खासा परेशान हो रहा था। कल रात भी वो बड़ी मुश्किल से सोया था। थोड़ी देर तक तो वो अपनी साइड के लिए तरसता रहा, फिर बेला के खूबसूरत रूम ने उसे कुछ सोचने समझने दिया ही नहीं था, और यकीनन आज भी उसने हर चीज़ भुलाकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहना था। लेकिन जब तक वो सो न रहता तब तक तो उसे अपनी साइड के लिए तरसना ही था ना। वो बेड पर लेटते हुए अपना आंखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा था, जबकि दूसरी तरफ करवट मोड़े सोती बेला की खुशबू उसकी आवाज़ों पर सवार हो रही थी। अब यार, नखरे दिखाती बीवी से दूर रहना तो अच्छा खासा मुश्किल काम है, वो सोचते हुए हल्का सा बड़बड़ाया था। कुछ कहा है तुमने? वो पलट कर इसकी तरफ देखते हुए बोली तो उसने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा था, जबकि दूसरी नज़र बेख्तियार ही उसकी गर्दन की तरफ गई थी, जहाँ से उसका दुपट्टा हल्का सा सरक चुका था। बाला ने नफी में सर हिलाते हुए फौरन ही चेहरे के साथ करवट भी अब दूसरी तरफ बदलते हाथ मारकर लाइट ऑफ कर दी थी। उसे अपने जज्बात बेकाबू होते महसूस हो रहे थे। लाइट बंद करके उसने सोने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सका। हाँ, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद उसे अपनी गर्दन के करीब बाजू और टांगों पर उसके पैर महसूस हुए। वो गहरी सांस भर कर रह गया था। उस पर ऐसे दिन भी आने थे कि करीब इस कदर महरम रिश्ता होने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मचल सकता था। बेला डार्लिंग, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो, तुम मेरे दिए हुए वक्त का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो, इसके लिए तुम बहुत पछताओगी। वो करवट बदल कर सीधा होते हुए उसके चेहरे पर अंधेरे में नजरें जमाए हुए था, जबकि उसकी गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुई, तो वो समझ चुका था कि वो इसके मज़ीद करीब आ चुकी है। बाला ने गहरी सांस लेते हुए खुद के इस कदर साबर होने पर हैरत का इजहार किया था। माजी तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे। पिछले 2 महीनों में अगर कोई मुसलसल इनसे मिलने के लिए तड़प रहा था तो वो रिजवान था। रिजवान पिछले 2 महीनों से अर्ज कबीले में आ रहा था, जलील हो रहा था, उसे धक्के मारकर यहाँ से निकाला जा रहा था, लेकिन वो लौट आता था अपने भांजे और भांजी के लिए। वो हर दिन लौट आता था। ये सलालत सहने के लिए सिर्फ एक दफ़ा वो दिलदार से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। इतना कुछ हो चुका था और वो कुछ नहीं कर पाया था। अपना प्रमोशन लेने से वो साफ इनकार कर चुका था। उसका कहना था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी बिना पर उसे कोई तरक्की दी जाए या फिर इस काम का क्रेडिट उसके हवाले किया जाए। उसने कुछ नहीं किया था तो फिर वो क्यों इन सब चीज़ों में शामिल होता? उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे ज़बरदस्ती क्यों घसीटा जा रहा था? बार बार ये कहा जा रहा था कि उसने अपनी एक अलग टीम तैयार की है जिसकी बिना पर वो वहाँ गया और ये सब कुछ किया है, हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। वो तो जानता भी नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है। हाँ, लेकिन कमरान और इंस्पेक्टर साहब पर उसे शक ज़रूर था और इस शक का वो कुछ नहीं कर सका था। आज 2 महीने गुजर चुके थे और इन 2 महीनों में उसने सिर्फ दूर से दिलदार को देखा था। 1-2 दफ़ा नज़र अशम पर गई थी। उसे देखकर अशम उसके पास आने की कोशिश करती, लेकिन दिलदार आने देता और वो हर रोज़ की तरह मायूसी से लौट रहा था। आज भी लौट गया था। क्या बात है, मुँह क्यों लटकाए हुए हो? समझ नहीं आ रहा तुम्हारी शक्ल क्यों हर वक्त बनी रहती है? इंस्पेक्टर साबर अपने ऑफिस में था जब कांस्टेबल कामरान अंदर दाखिल होते हुए टेबल पर अपनी टोपी फेंकते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। माफ़ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, लेकिन एक बात कहूँ, वो अपनी ज़बान का पास नहीं रखते हैं। एक नंबर के धोखेबाज इंसान है। किस तरह से धोखा दिया आपने मुझे? मुझे प्रमोशन मिलेगा, सब कुछ हमारे हाथ में होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, और हुआ क्या? कुछ भी नहीं। उल्टा जो सब कुछ हमारे पास आने वाला था वो इस रिजवान के मत्थे लग गया, और वो रिजवान अकल का अंधा हर चीज़ से ऐसे इनकारी हो गया जैसे कोई गुनाह सार लग रहा हो। मुझे तो समझ नहीं आती कि प्रमोशन मिल रही थी, इतना पैसा मिल रहा था, हर चीज़ से इनकार कैसे कर दिया उसने? और आपने हर चीज़ उसके हवाले कर दी। अरे हमने मेहनत की थी, सारे प्रमोशन के पैसों पर हमारा हक था। क्या कुछ नहीं मिल रहा था हमें? और आपने क्या किया? अरे मैं इंस्पेक्टर लगते लगते वापस कांस्टेबल बन गया। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला था। उसे यकीन था कि इन सब चीज़ों के बाद वो जल्दी इंस्पेक्टर बन जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर साहब ने तो पूरी तरह से कहानी ही बदल दी थी। हर चीज़ का क्रेडिट रिजवान के हवाले कर दिया था और रिजवान हर चीज़ से मुकर गया था। तुम पागल हो। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ कमरान। पहले मैंने सोचा था ये सारी चीज़ें मैं अपने नाम लगाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि जिन लोगों को हम अपने साथ लेकर गए थे ना, उनकी नीयतों में फतूर था। मावतों के साथ ज्यादतियाँ करते रहे हैं ये लोग, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने अपने काम के लिए लेकर जा रहा था मैं इन्हें, वहाँ कमीने अपनी आग बुझाते रहे। ऊपर से उन्हें यूनिफॉर्म पहना कर ले गया था कि बोल सकूं कि सब कुछ मेरी प्लानिंग के मुताबिक हुआ। लेकिन आगे जाकर अगर ये बात खुल जाए कि मेरी टीम ने वहाँ औरतों के साथ ज्यादती की है, छोटे बच्चों का कत्ल किया है, तो बात सीधी सीधी मुझ पर आ जाएगी। अब जो भी होगा सब कुछ रिजवान पर आएगा। हमने पूरा क्रेडिट इसके हवाले कर दिया। अब वो कबीले के इल्ज़ामों के साथ जिए या मरे, हमारा कोई तलक नहीं। और वैसे भी मैंने मालूमात निकलवाई है रिजवान की। वो जो सरदार की
बीवी थी ज़ाहिरा नामी औरत, उसकी सगी बहन थी। कोई 15 साल पहले उसके सौतेले भाइयों से रागा डाकू के हाथों भेज दिया था। यह बात मुझे खुद रागा डाकू ने बताई है। रागा डाकू ने भी कबीले में हुई हर चीज़ का इल्ज़ाम रिजवान के सर पर डाल दिया और कह दिया कि रिजवान अपने दिल में बदले की आग रखे हुए था। इसकी बहन की शादी एक डकैत के साथ हो गई और वो एक पुलिस वाला था। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गैरत के नाम पर बहन का भी कत्ल कर दिया और कबीला भी तबाह कर दिया। सारा इल्ज़ाम इसी के सर पर आएगा, हम बच जाएंगे। मुझे तो लग रहा था कि छोटा मोटा केस है, लेकिन अच्छा खासा बड़ा केस निकला। काम औरतों और बच्चों को अगवा करके सरदार और डाकू कबीले के बाकी सारे डाकुओं को अपने बस में करना चाहते थे, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया। मत तो कत्ल हुए ही, लेकिन औरतों और बच्चों को भी जान से मार डाला। इस बात पर सरकार बड़ा मसला बना सकती है, इसलिए मैंने बीच का रास्ता निकाल के हर चीज़ रिजवान के सर पर डाल दी है। अब तुम भी बेफिक्र हो जाओ। और जहाँ तक बात रही प्रमोशन लेने की, तो अब रागा डाकू हमारे बस में है, बिल्कुल बेफिक्र हो। वो उसे हर मामले को समझाते हुए बता रहा था, जबकि इसकी पूरी बात समझकर कामरान को भी अब इसका ये फैसला ठीक लगा था। पागल है तू बाला, रागा मारेगा तुझे। यहाँ आकर बैठ गया। कितनी दफ़ा उसने मना किया। वो कब्रों पर बैठा हुआ था जब दिलदार उसके पास आया। मारता है तो मारता रहे, मुझे परवाह नहीं। अब क्या उसके डर से अपने माँ बाप के पास बैठना छोड़ दूंगा। तकरीबन 4 महीने गुजर चुके थे और 4 महीने में रागा ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो आए दिन उन्हें मारने पीटने लगा था। आए दिन वो कभी बेल्ट से तो कभी चाबक से उन्हें मारने लगा था और वो दोनों ही बेबस थे, कुछ नहीं कर पाते थे। हेशम को तो वो रागा डाकू के आसपास भी नहीं भटकने देता था। पिछले कुछ अर्से से वो बहुत बीमार रहने लगी थी, लेकिन अचानक न जाने से क्या हो गया था वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। आजकल वो उसे कोई भी सख्त मौल देना नहीं चाहता था। बाला को मना करता था वो आगे से रागा डाकू से बहाना लड़ाया करे, लेकिन बाला भी अपने नाम का एक था। अगर वो इसके बाप को कुछ कहता तो बाला उसके गले पड़ जाता। यही वजह थी रागा डाकू बिना लिहाज उसे मारने पीटने पर आ जाता। उसका कहना था वो इसे कि वो इन्हें खाने के लिए देता, तो वो इन पर हर तरह का हक रखता है। कबीले से वो लोग जा नहीं सकते थे, जबकि रागा के जुल्म सितम बढ़ने लगे थे। कबीले का माहौल भी अजीब सा हो गया था। कभी औरतें नाचती तो कभी अजीब गलाजत भरा माहौल शुरू हो जाता। उसने अपने बाप के होते हुए ये माहौल कभी नहीं देखा था, लेकिन पिछले 4 महीनों से उसका कबीला अच्छा खासा गंदा हो चुका था और अपनी बहन को वो ऐसे माहौल में भटकने भी नहीं देता था। बेशक उसे सारा सारा दिन अंदर कमरे में बंद रखे, लेकिन वो इसको बाहर नहीं आने देता था। इस वक्त भी वो इसे कमरे में छोड़कर बाला को ढूंढने के लिए निकला था, जो आज भी यहाँ कब्रों पर बैठा हुआ था। अच्छा चल ना, नाराज़ मत हो, आ रागा डाकू के पास चलते हैं। अशम की तबीयत ख़राब है, उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता हूँ, हो सकता है वो मान जाए। अशम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो इसे देखते हुए बोला। तो बाला खामोशी से उसके साथ उठ गया। उनके लिए ना सही, शायद इस मासूम बच्ची के लिए उसके दिल में रहम आ जाए, सोच कर वो इसके साथ जा रहा था। वो दोनों कबीले में दाखिल हुए जब एक लड़का भागता हुआ आया था। ये रागा डाकू के नाम आया, उसे देना। वे कागज़ की तरफ बढ़ाते हुए क्या था वापस पलट गया था, जबकि बाला एक नज़र उसे देखता लिफाफा खोलने लगा। मत खोल, रागा को ही देते, वो खुद खोलेगा। दिलदार ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन बाला ने उसकी बात मानने के बजाय लिफाफा फाड़ दिया था और फिर लिफाफे से निकलने वाले कागज़ को खोलकर पढ़ने लगा। मुबारक हो रागा, बेटी हुई है तुम्हारी, फिक्र मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। जैसा तुमने कहा था वैसा ही होगा। वो तहरीर पढ़ते हुए हैरत से दिलदार की तरफ देखने लगा था, जो खुद भी काफ़ी उलझा हुआ था। जब अचानक रागा डाकू ने उसके हाथ से कागज़ खींचा था और अगले ही लम्हे बेदर्दी से उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात करने लगा था। बाला तो बुखला कर रह गया था, लेकिन रागा रुका नहीं था, बल्कि बेदर्दी से उसे पीटने लगा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम आए खत को खोलने की? तेरी इतनी औकात कि अपने मालिक की चीज़ों पर हाथ डालेगा? वो गुस्से से कहते हुए अपने कमर से पट्टा खोलते हुए इस पर हाथ चलाने लगा था। थोड़ी देर में बाला की जिल्द उखड़ गई थी। दिलदार ने उसे रोकने की कोशिश की तो 2-3 चाबकों से भी पड़ गए थे। जब उसकी ताब ना लाते वो काफ़ी पीछे गिरा था, लेकिन अपने दोस्त को पिटते हुए वो नहीं देख सकता था, इसलिए तेज़ी से आगे था। लेकिन अब की दफ़ा रागा डाकू दोनों पर रहम न कर बेदर्दी से इन्हें पीटना शुरू कर दिया और फिर इतना पीटा कि थोड़ी ही देर में वो दर्द से बेहोश हो गए थे। जबकि वो इन्हें यूं ही मैदान में फेंकता खुद अपनी अयाशियों पर निकल चुका था। ये उसका रोज़ का मामूल था। उसके लिए दिलदार बहुत अहमियत रखता था, जबकि वो यहाँ का सरदार मुकर्रर नहीं हुआ था। लेकिन जब से दिलदार ने उसे यहाँ का सरदार बनाया था, वो इसके लिए बिल्कुल अहम नहीं रहा था। वो अपने असल रंग पर आ चुका था और उसका असल रंग यही था कि वो कभी किसी पर तरस नहीं खाता था। उसके लिए उसकी ऐशी से ज़्यादा अहम और कुछ ना था। हाल आ रही है कि आप तो कह रहे थे ज़रूरी काम है, हमें छोड़कर आप वापस अपने काम पर चले जाएंगे, लेकिन लगता है आपका वापस जाने का मूड नहीं है। अगर नहीं जाना तो फिर हम रुक जाते हैं ना थोड़ी देर वहीं पर। वो कमरे में आई तो रेहान चेंज करके बेड पर बैठा हुआ था, जबकि रात के 8 बज चुके थे। उसके मुताबिक रेहान वापस जाने वाला था, लेकिन वो तो कबीले से वापस आने के बाद पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा था। मूड नहीं है मेरा इस वक्त जाने का, काफ़ी थक चुका हूँ, तुम भी थक की होगी, आराम कर लो। रेहान उससे कहते हुए बेड पर लेटा था, जबकि इसके लहजे का
रूखापन महसूस करते रुबाब परेशान हुई थी। क्या बात है रेहान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या कोई बात है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है? वो इसके पास आकर बैठते हुए पूछने लगी थी, जबकि रेहान जो आंखों पर हाथ रखे सोने का ले चुका था, हाथ हटाकर उसे देखने लगा। मैं परेशान लग नहीं रहा हूँ रुबाब, मैं परेशान हूँ। तुमने मुझे परेशान कर दिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम प्रेग्नेंट हो? इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो? कि ये इतनी छोटी सी बात है कि तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं है। समझा। वो उठकर बैठते हुए से सवाल जवाब करने लगा। रेहान क्या हो गया आपको? मैंने आपको बताया तो था कि आप बहुत परेशान थे इस वक्त। मुझे आपको इस वक्त बताना मुनासिब नहीं लगा। आप अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। और क्या रुबाब, बताओ, बोलो। इस तरह से चुप क्यों हो गई हो तुम? 4 महीने से प्रेग्नेंट हो, 4 महीने से रुबाब, और ये कोई छोटा सा अरसा नहीं होता। क्या इन पिछले 4 महीनों में तुम्हें एक लम्हा भी ऐसा मुझे नहीं आया जिसमें तुम मुझे ये बता सको कि तुम माँ बनने वाली हो? क्या इन 4 महीनों में कोई ऐसा एक लम्हा नहीं था कि हम दोनों के बीच जिसमें तुम मुझसे इस खुशी की खबर को शेयर कर सको क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? या पिछले 4 महीनों में मैं इतना ज़्यादा उलझा हुआ था अपने कामों में कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली? मैं खुद ही ये सब नोट कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया इस तरफ। लेकिन तुमने तो इंतहा कर दी रुबाब, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। वो गुस्सा होते हुए अपनी आवाज़ बुलंद कर चुका था, जबकि रुबाब शर्मिंदा हो गई थी। रेहान, मैं समझती हूँ, मैं आपकी हर बात को समझती हूँ, लेकिन जब मैं अम्मी के घर गई थी ना, तब उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है और इस खुशी की बात को खुशी के मौके पर ही आपको बताना चाहिए। पिछले 4 महीनों में कभी आप अपनी जॉब को लेकर तो कभी बेला को लेकर बहुत परेशान थे। मैं नहीं चाहती थी कि आपको इतनी बड़ी खुशखबरी इस तरह रूखे सूखे अंदाज में बताऊँ। मैं जानती हूँ आप हर्ट हुए हैं, लेकिन बस करो रुबाब, मुझे तुम्हारी सफाइयाँ नहीं चाहिए। तुमने अपनी इस हरकत से मुझे बहुत तकलीफ पहुँचाई है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, लेकिन इस ज़्यादती का बदला तुम मुझसे इस तरह से लोगी कि मुझसे इतनी बड़ी खुशी छुपा लोगी। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज़्यादा। वो अपनी बात मुकम्मल करता उठकर कमरे से निकल चुका था, जबकि रुबाब परेशानी से उसे जाते हुए देख रही थी। देख लिया सरदार, और कितनी देर देखने का इरादा है? असल सरदार और इसके कबीले के लोगों की खुशियों को। तुम्हारी तो नज़र भी नहीं लग रही इनकी खुशियों को। देखो तो कैसे जगमगा रहा है इनका कबीला। रात को रशीद वापस आया तो भी इसका लहजा वैसा ही जला कटा था, जबकि सरदार अब भी वहीं पर बैठा हुआ सामने कबीले की तरफ देख रहा था। समझ नहीं आ रहा मुझे समझ नहीं आ रहा रशीद, मेरी मौत मेरे इतने करीब थी तो सरदार ने मुझे मारा क्यों नहीं? मतलब कि तुम अपनी जान बचने पर खुश नहीं हो? उसके लहजे में मायूसी महसूस करके हैरत से देखा था। वो इसे ज़िंदा छोड़ गया था। क्या उसके लिए इतना काफ़ी नहीं था कि वो अभी रो रहा था कि सरदार ने उसे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया? सरदार दिलदार कोई भी काम बेवजह नहीं करता रशीद। कोई ना कोई वजह है जो उसने मुझे ज़िंदा छोड़ा है। मेरी मौत मेरे सर के इतने करीब थी, लेकिन फिर उसने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया। वो बार बार मेरे पास आता है जैसे मौत मेरे करीब आ गई हो, फिर अचानक वो मुझे ज़िंदा छोड़कर चला जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके पीछे कोई वजह है, कोई बहुत बड़ी वजह? आपकी दफ़ा वो पलट कर इससे सवाल करने लगा। हालांकि रशीद को तो इसके सवाल ही समझ नहीं आ रहे थे। मुझे नहीं पता सरदार, बस ये पता है कि इन लोगों को तबाह करना तुम्हारा मकसद है, इस कबीले पर हुकूमत करना तुम्हारा मकसद है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो। सरदार को तब तक सरदार की कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता जब तक वो खुद ना हारना चाहे, और वो तब तक नहीं हार सकता जब तक इसके अंदर से सरदारी की ख्वाहिश ना मिट जाए। और मैं इसकी इसी ख्वाहिश को मिटा दूंगा, बल्कि मैं इसके जीने की ख्वाहिश को मिटा दूंगा। अब मैं उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी पर हाथ डालूंगा। वो इसकी बात काटते हुए बोला था, जबकि रशीद हैरत से उसे देखने लगा। सरदार की क्या कमज़ोरी हो सकती है? वो तो हर तरह की परेशानी से दूर है। उसकी ऐसी कोई कमज़ोरी ही नहीं है जिस पर हम हाथ डाल सकें। है रशीद, है सरदार की कमज़ोरी। वो लड़की है, वो लड़की रिजवान की बेटी, वो लड़की इसकी कमज़ोरी है। वही लड़की उसके लिए उसके जीने की वजह है। अगर वो लड़की ही मर जाए तो सरदार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। उसकी सरदारी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और कबीला एक दफ़ा फिर से मेरे हाथों में आ जाएगा। वो इसे देखते हुए कहने लगा, जबकि हकीकत में उसकी ये बात तो सच्ची थी कि सरदार की बीवी उसके लिए उसका सब कुछ थी। अगर उसकी बीवी मर जाती तो सरदार के पास कुछ ना बचता। सरदार कमरे में आया तो दुआ आराम से बेड पर बैठ रही थी। उसने अभी तक चेंज नहीं किया था, जबकि वो एक नज़र उसे देखता उसके पास ही आकर बैठ गया था। अरे तुम अभी तक यहीं पे बैठी हो, तुमने चेंज नहीं किया? अब तक तो तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए था। कहीं मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रही थी? कहीं मुझे
मनाने के लिए तो अब तक नहीं बैठी हूँ। वो जानबूझकर देर से आया था, जबकि जिस तरह से वो बेड पर आलती पालती मारे दोनों हाथ चेहरे के नीचे जमाए हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी, उसका यूँ इंतज़ार करना उसे अच्छा लगा था। नहीं, मैं तो आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी, और ड्रेस वो मैंने थोड़ी देर और पहनी थी, इसलिए चेंज नहीं किया, वो फ़ौरन बोली थी। जबकि सरदार ने उसे घूरा था, लेकिन उसे ये जवाब नहीं चाहिए था। वो बेड के पास आते हुए उसे थोड़ा सा कंधे से थाम कर पीछे करता, उसके दोनों हाथों को उसकी गोद से हटाते हुए अपना सारा उसकी गोद में रख गया था, और अब इसका पूरा फोकस उसके चेहरे की तरफ था, जो हैरत से उसे देख रही थी। अच्छा, तो मतलब अब तक तुमने मुझे बनाने के लिए कुछ भी नहीं सोचा? क्या ख्याल है, सारी ज़िंदगी नाराज़ रखने का इरादा है मुझे अपने आप से? बहुत सोचते हो तुम सजन साई, अभी तक तुम मुझे मनाने का कोई आइडिया नहीं आया। निकम्मा है मेरा सजन मेरा, मुझे तो लग रहा है अभी तक तुम कोई ना कोई तरीका निकाल चुकी होगी मुझे मनाने का, लेकिन तुम तो आराम से यहाँ पर बैठी हुई हो। अरे निकाल लिया मैंने आपको मनाने का हल, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है। आप नाराज़ ही नहीं, मैं कल आपको मनाऊंगी। अब ठीक ही कह रहे हैं, इतनी देर इतने भारी ड्रेस पहनकर बैठना बेवकूफ़ी है, लेकिन क्या है ना, मुझे आप पर तरस आ गया। आप पलट पलट कर मुझे देख रहे थे, इसलिए मुझे लगा आपको देखने का ठीक से मौका नहीं मिला होगा, इसलिए अभी फ़ौरन से जाकर ड्रेस चेंज नहीं करूँगी। अब आपने देख लिया, अब मैं चेंज करने जा रही हूँ। फिर मुझे सोना भी तो है ना, बहुत नींद आ रही है मुझे। आप भी काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, सो जाएं। वो बेड से उठ से वो बोली थी, जबकि सरदार उसे घूरे जा रहा था। ओहो डाकू जी, आप भी ना, बोल तो रही हूँ कि आपको मनाने का तरीका ढूंढ लिया, कल मनाऊंगी आपको। फिलहाल सो जाएं आप, कल मना लूँगी, डोंट वरी। उसके गाल खींचते हुए कहती उठकर चेंज करने जा चुकी थी, जबकि सरदार रहना सा बस उसकी हरकतें देख रहा था। वो जैसे मनाकर जैसे इस पर एहसान कर रही थी। मूड के मुताबिक मनाएगी, आज मनाने का दिल नहीं था, कल मनाएगी। ये क्या बात हुई? मैं आज नाराज़ हूँ तो उसे मुझे आज मनाना चाहिए ना। दिलदार, देख ले, तेरी नाराज़गी की तो कोई कदर ही नहीं है। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता बेड पर लेटकर उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगा था। वो चेंज करके आई तो सरदार अब भी नाराज़ा बेड पर बैठा उसे घूर रहा था। उफ ठाकुर जी, क्या मसला है? बोल तो रही हूँ कि कल मना लूँगी, फिर ये झूठी बीवी की तरह मुँह बनाकर क्यों बैठे हैं? वैसे ऐसी शक्लें बनाते काफ़ी क्यूट लगते हैं आप। उसके बिल्कुल करीब आकर बैठते हुए इसके गाल खींचने लगी, तो वो अगली लम्हे इसके बाल में उंगलियाँ और झालता उसके चेहरे पर झुक गया था, जबकि उसे खुद पर झुकता पाकर वो इसके लबों पर अपना हाथ रख रही थी। ओहो डाकू जी, मैंने कहा ना मैं कल मनाऊंगी, आप मेरे साथ फ्री मत हूँ, अभी तो मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है, कल मना लूँगी आपको। फिलहाल मुझे सोने दें। वो इसके करीब ही लेटे हुए कहने लगी। सरदार उसके साथ लेटा उसके कमरों में अपनी बाहों का आसार बना गया था, जबकि दुआम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। ये नाराज़ लोग इतना चिपका चिपकी नहीं करते होते ना। उसे अपनी गर्दन पर झुकता देखकर वो सरगोशी में बोली, तो अब की दफ़ा सरदार ने ज़रा सख्ती से उसे घूरा था। अच्छा, मेरे डाकू जी की नाराज़गी थोड़ी अलग है, आप चिपक कर नाराज़ होते हैं, चलें ठीक है चिपक जाएँ, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ फ़िलहाल मेरी तरफ से कुछ नहीं है, आप खुद ही फ्री हुए जा रहे हैं। मैंने तो बता दिया कि मैं कल ही मनाऊंगी। वो मज़ीद शरारती अंदाज में बोली, तो आपकी दफ़ा सरदार ने हंस से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया था और फिर उसके लबों पर झुकते हुए इसकी सांसों को चुराने लगा। तुम कल मनाओ, परसों मनाओ या ना मनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो मेरे जज्बात हैं वो तब तक राहत नहीं पा सकते जब तक तुम्हारे करीब ना हो। तुमने जो कल करना है करती रहना, फ़िलहाल जो मेरा दिल कर रहा है मुझे करने दो। वो इसके लबों को चूमते हुए इस पर अपनी शिद्दत दिखाने लगा था, जबकि दुआम उसकी गर्दन में अपने बाजू को माइल करते हुए इसके बहके हुए लम्स का अपने चेहरे के नक्श पर महसूस करने लगी थी। वैसे डाकू जी, एक बात है, आपकी नाराज़गी में दम नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर से उसकी आवाज़ सुनाई दी। सरदार ने फिर से उसके चेहरे को घूरा था। अच्छा बाबा, अब मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैं तो बस आपको याद करवा रही थी कि नाराज़ हैं आप, और नाराज़गी में इतना प्यार नहीं किया जाता। आपकी दफ़ा उसके लहजे में खनक सी थी। बहुत मगरूर हो गई हो सजन साई, मैंने सचमुच में तुम्हें सर चढ़ा रखा है। वो इसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, तो दुआम खिलखिला कर हंसी, जिसकी मिठास उसके कानों में रस घोल रही थी। बस जी क्या करें, वो मेरे डाकू जी हैं ना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे डाकू जी का गुजारा ही नहीं है मेरे बगैर, वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। मैंने अपने डाकू जी की बहुत ज़्यादा लाडली हूँ ना, इसलिए मगरूर होना तो बनता है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं मैं मर आ गई तो। दुआम वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि इसकी बात की गहराई जानकर वो अगले ही लम्हे तड़प पर उसकी बात काट गया था। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो? अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत नहीं हुई और तुम ज़िंदगी ख़त्म होने की बात कर रही हो। ऐसी सोच भी तुम्हारे दिमाग में क्यों है? अगर मैं कुछ कहता नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि जो मुंह में आए वो बकवास किए जाओ। आज के बाद अगर तुम्हारे मुँह से ऐसे अल्फाज सुने तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। वो गुस्से से कहते हुए इसे डरा गया था, जबकि दुआम खामोशी से
उसका चेहरा देखते हुए अपने बात की गहराई को समझकर नजरें झुका गई थी। सरदार मजीद उसे कुछ भी कहने या सुनने का मौका दिए बगैर कमरे की लाइट ऑफ करते हुए उसे अपने एक झटके में अपने करीब करता। अपने लबों को एक दफ़ा फिर से उसकी नाजुक बदन पर बेलगाम छोड़ चुका था। गाम को आपकी दफ़ा मजीद शिद्दत से खुद के साथ लगाए वो इसकी सांसें अपनी सांसों से रोक रहा था और उसके हाथों का बेबाक लम्स वो अपने सरापे पर महसूस करती खुद को इसके हवाले कर गई थी। आज उसका अंदाज शिद्दत लिए हुआ था, वो जितना इससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, सरदार इतनी शिद्दत से उसको खुद से लिपटाए इस पर अपनी मोहब्बत बरसा रहा था। माजी, रागा डाकू कोई बेटी भी है क्या? अगर है तो इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता? और अगर रागा डाकू की बीवी और बच्चे हैं तो फिर वो इनके साथ क्यों नहीं रहता? यहाँ इस कबीले में क्यों रहता है और वो कब तक यहाँ रहेगा? यहाँ से जाता क्यों नहीं है? अगर उसकी बीवी बच्चे हैं वो इनसे मिलने के लिए तो जाता ही होगा ना, लेकिन वो तुम्हारा कबीले में रहता है, कहीं पर नहीं जाता। तो इसकी बीवी बच्चे कहाँ हैं? वो तो यहाँ का सरदार है ना, तो वो अपने बीवी बच्चों को यहाँ पर इस कबीले में भी तो ला सकता है। वो नदी किनारे बैठे हुए थे। हैशम दिलदार की गोद में बैठकर उसकी सारी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि जो समझना अपने आप में एक मुश्किल काम था। मालिक के जहन में काफ़ी सारे सवाल थे, ना जाने किसने तरस खाकर इन दोनों को इनके कमरे में लाकर छोड़ा था और फिर एक हकीम को बुलाकर इन दोनों की मरहम पट्टी भी करा दी थी। आज इस वक्त गुजरे भी एक हफ्ता हो चुका था। ये सारी बातें तो समझ नहीं आ रही थी। दिलदार अगर उसकी बीवी बच्चे हैं वो अपनी बीवी बच्चों के साथ क्यों नहीं रहता? यहाँ इस कबीले में क्यों रहता? चलो रहता है तो रहता है, वो इनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाता? और इनके बीवी बच्चे आकर हैं इस कबीले से दूर क्यों है? और वो ख़त किसका था? इस खत पर तो किसी का नाम भी नहीं लिखा था, बस इतना ही लिखा था कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम्हारी बेटी हुई है। वाला अपने सहन पर जोर डालते हुए उसे बता रहा था, जबकि दिलदार भी कुछ उलझा बैठा जम के बालों में उंगलियां चला रहा था। छोड़ो इन सब बातों को, थोड़ा सुकून मिला है तो इस आदमी के बारे में बात करके अपना सुकून ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आशम मैंने बात की थी हकीम जैसे, वो शाम को आएंगे कबीले में ज़ख्मी डॉक्टरों को मरहम पट्टी करने के लिए, तो तुम्हें भी देखेंगे। तुम्हारी तबीयत पिछले दिनों से बहुत ख़राब है ना, इसलिए मैंने उनसे बात की थी। वो मौजू बदल गया था जबकि बाला भी आके उसके साथ ला गया था। हाय आशम, तुम ना इनके सामने बिल्कुल मस्ती मत करना, वो जो कहेंगे वो कर देना ताकि पता तो चले कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो। वो रागा ने जिन डाकुओं को कबीले में रखा है ना, वो लोग भी कल तुम्हें देख कर कह रहे थे कि जब पिछली दफ़ा उन्होंने आशम को देखा था तब वो इतनी कमज़ोर नहीं थी। हाँ बात तो सही है, उसकी तबीयत पिछले दिनों से बहुत ख़राब है। आज हकीम साहब आएंगे तो मैं इसका पूरा मुआयना करवाऊँगा, और अगर हकीम चकना ने कड़वी वाली दवाई दी तो वो तुम खाओगे। वो अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि आशम ने फ़ौरन ही उससे देखते हुए अपना हुक्म जारी कर दिया था। अरे मैंने उनसे कह दिया है कि वो तुम्हें जो भी दवाई देंगे वो मीठी होगी, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं अपनी बहन का मुँह बिल्कुल कड़वा नहीं होने दूँगा। वो इसके गालों को चूमते हुए से अपने साथ लगा गया था, जबकि वो भी इसके साथ शरारतें करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। उसे आदत हो चुकी थी अपने माँ बाप के बगैर रहने की। अब उसके लिए उसका सब कुछ उसका भाई ही था जो उसका ख्याल रखता था, उसको हर वक्त अपने साथ रखता था। वो उसे लम्हे के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देता था और खुद आशम भी अपना हर मसला लेकर इसी के पास आती थी। मजाल थी जो वो कबीले में किसी और से बात भी करती हो। वो अपने भाई की बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी और इतने अरसे में वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी कि माँ बाप के जाने के बाद उसका सब कुछ इसका भाई ही है। अम्बाला, सरदार और आशम एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है इनका। बाकी सब इन्हें मारते हैं, उन्हें बातें सुनाते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ रोटी खाने के लिए भी उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ता था। तुम्हें पता है यहाँ से रास्ता निकलता है? बाला अचानक उसे देखते हुए बोला तो उसने हैरत से उसकी तरफ देखा था। आशम उससे बातें करते करते उसकी गोद में ही सो गई थी, जबकि दिलदार ने पलट कर पीछे बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ देखा था। वो नदी के बिल्कुल पास बैठे पीछे की तरफ देख रहे थे। हाँ वहाँ कोई रास्ता निकलता तो था जिसका जिक्र अक्सर बाबा भी करते थे, लेकिन वहाँ पर ना आगे घना जंगल है, इसलिए सिर्फ कोई भी नहीं जाता। मैंने सुना है कि उस तरफ ख़तरनाक जानवर हैं। दिलदार उसे देखते हुए बताने लगा, ख़तरनाक जानवर हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन कल रात को जब तुम सो रहे थे ना, मैं गया था इस तरफ। रागा डाकू अपने घोड़े पर इस रास्ते से कहीं जा रहा था तो मैंने इसका पीछे किया। तुम्हें पता है मुझे ये रास्ता आता है, अगर हमने भी कबीले से छुप कर निकलना हो तो इसी रास्ते से जाएंगे। वैसे मेला लगने वाला है, रागा डाकू हमें मेला देखने नहीं जाने देगा, तो इसी रास्ते से जाएंगे तीनों। वो मज़े से बोल रहा था, सरदार भी मुस्करा दिया। हाल उसकी आँख खुली तो बाला अब तक सो रहा था। उसका हरगिज़ कोई इरादा ना था उसे जगाने का। सोता है तो सोता रहे, उसकी बला से वो तो नीचे आकर पूरा कबीला देखने का इरादा रखती थी। कबीला काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था।
उसे कल से ही कबीला देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। जब उसे दुल्हन बनाकर नदी की तरफ ले जाया जा रहा था, वो सारा वो देख कर ही कन्फ्यूज़ हो गई थी कितनी खूबसूरत सहरगा हो सकती है। जबकि दुआम तो उसे बता रही थी कि यहाँ ऊपर ऊंचे पहाड़े के बीच झरने भी बहते हैं। और जब उसने ये सुना था, उसकी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। उसे हरगिज़ नहीं लगा था कबीला इस तरह की जगह पर होगा जहाँ उसे इतना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अब जब उसे पता चल चुका था कबीले में बहुत कुछ है देखने लायक, तो वो एक्साइटेड तो हो ही गई थी ना, इसलिए फ़ौरन ही तैयार होकर वो नीचे की तरफ आ गई थी। न जाने दुआम कहाँ होगी, न जाने वो अभी तक बाहर आई होगी या नहीं। वो नीचे आते हुए अपने पैरों को पत्थरों से बचा रही थी, क्योंकि पथरीले पहाड़ों पर चलना अच्छा खासा मुश्किल काम था, क्योंकि उसके पैर बार बार फिसल रहे थे। लेकिन उसने भी नीचे आकर ही दम लिया था। आज कबीले का माहौल कल से काफ़ी अलग था। शायद रोशनी में ये इस तरह से लगता होगा। कल तो यहाँ बहुत सारे मर्द हज़रात थे जिनमें से उसे बचाकर निकाला गया था, लेकिन इस वक्त ये जगह बिल्कुल खामोश थी। सामने चारपाई पर सरदार लेटा हुआ था, उसकी एक साइड पर जुमरू बैठा उसके पैर दबा रहा था, जबकि सरदार के पास बैठा मीरू उसके सर की मालिश कर रहा था। वो फौरन ही आगे बढ़ते हुए इसके पास आई थी। अस्सलाम वालेकुम दिलदार भाई, कैसे हैं आप? आपकी बीवी के तरह उसके पास आकर उसे सलाम करते हुए फ़ौरन ही असल सवाल की तरफ आ गई थी। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और बीवी मेरी सुबह से गायब है, मुझे खुद भी नहीं मिली, मैं तो अभी नीचे आया हूँ। हाँ भाई, जुमरू किधर है तुम्हारी बहन? अब इसने जुमरू की तरफ देखते हुए सवाल किया था। नदी की तरफ है, मैं बस अभी अभी ही उसे नाश्ता देकर आया हूँ। वो कुछ खा रही है, वहाँ पर कुछ चीज़ें भी मंगवाई थी उसने, मैंने सब कुछ दे दिया। अब मैं तो बस तुम्हें सलाम ठोकने आया था, तुमने पैर दबाने पर लगा दिया। मुझे भी इधर ही जाना है, उसकी मदद करनी है। वो फ़ौरन बोला था जाने के लिए, पर वो तो कब से ही तो हो रहा था। सरदार समझ चुका था, लेकिन उसने उसे बताया नहीं कि उसे दुआन में उधर बुलाया है। हाँ तो पहले बताना था ना, कब से यहाँ बैठा वक्त पर बात कर रहे, न जाने मेरी सजन साई वहाँ अकेली क्या कर रही होगी। जा फ़ौरन जा, उसकी मदद कर और उसे भी साथ ले जा। उसने एक नज़र पास खड़ी बेला को देखते हुए कहा था, जिस पर वो फ़ौरन ही उसका हुक्म मानता आगे तरफ चल पड़ा था। बेला का इंतज़ार करना तो उसने गुनाह ही समझा था। गुनाह ही समझ लिया था। वो वैसे भी बेला से बात नहीं करना चाहता था। जब ये ऐसा रवैया देखा तो बेला का भी दिल नहीं करता था उसे मुंह लगाने का, लेकिन इस वक्त मजबूरी थी। उसे नदी पर जाने के लिए उसकी मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी नदी का रास्ता किस तरफ है। और ये कबीला नहीं बल्कि भूल भुलैया था। उसने बहुत सारे फूल ज़मीन पर फैलाए हुए थे और अब बैठी रिबन के साथ उनके गुलदस्ते बनाने में मसरूफ़ थी। जबकि पास ही उसने खूबसूरती से एक झूला तैयार किया हुआ था। बेला तो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई थी। और दुआम, ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? कहीं आज दिलदार भाई की सालगिरह तो नहीं कि तुम इनके लिए स्पेशल कुछ कर रही हो? वो वहाँ रखी दो कुर्सियों को देखने लगी थी। पहले इरादा इस पर बैठने का था, लेकिन इस पर लगी छोटी छोटी लाइटिंग देखकर वो वहाँ बैठने के बजाय ज़मीन पर ही दुआम के साथ बैठ गई थी। नहीं, उनकी सालगिरह नहीं है, वो मुझसे खफा है ना, तो उन्हें मनाने के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। जुमरू भैया, आपने उन्हें बताया तो नहीं ना कि मैं इधर हूँ? उसने अचानक ही अपनी शक को ज़बान दी तो जुमरू ने फ़ौरन सर खुजाया था। बता तो दिया है उसने, और साथ में ये भी बता दिया कि तुम यहाँ पर कुछ कर रही हो, और उसने तुम्हें बहुत सारा सामान भी ला कर दिया। इतने निकम्मे इंसान को तुमने अपने साथ लगाया हुआ है, तो यही होगा ना। मेरी मानो, तुम्हें ना अपना सीक्रेट पार्टनर मुझे बनाना चाहिए। बेला भी उसके साथ ही बैठकर गुलदस्ते बनाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। ओह, 2 नंबर भाभी, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। दुआम का पार्टनर मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। और दुआम, तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ आराम से अपना काम कर लो। मैं सरदार को इस तरफ हरगिज़ नहीं आने दूँगा। सारा दिन उसको उधर ही रखूँगा। वो इसकी मदद की गार से बोला। चलें, शुक्र है इसकी अकल में ये बात तो समा गई कि ये सरप्राइज़ है, और इस तरफ दिलदार भाई को नहीं आने देना। तुम तो काफ़ी मसरूफ़ लग रही हो दुआम, लगता है यही सब कुछ करती रहोगी। आज तो मुझे कबीला कब दिखाओगी? वो इसे देखते हुए कहने लगी थी, क्योंकि सुबह सुबह उसके नीचे आने का मकसद तो कबीला देखना ही था। और दुआन यहाँ बहुत मसरूफ़ लग रही थी। अरे दिखाऊंगी ना, तुम फिक्र मत करो। तुम नाश्ता कर लो और फिर नाश्ता ख़त्म करके यहाँ वापस आ जाना। तब तक मैं ये गुलदस्ते बना लूँगी, फिर मैं तुम्हें कबीला दिखाने चलूँगी। वैसे भी डाकू जी को सरप्राइज़ तो मैंने शाम को ही देना है ना, इनके सामने घूमती रहूँगी ना, वो इस तरफ नहीं आएंगे, वरना मेरा सरप्राइज़ का पहले ही भांडा फूट जाएगा। इसलिए मेरा उनके सामने रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखते बोली तो अब बेला को समझ में आ गया वो सुबह सुबह ये सब कुछ क्यों कर रही थी।
हाँ ये अच्छा आइडिया, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। दिलदार भाई भी वहाँ कबीले में ही है, मेरे ख्याल में तुम उधर आ गई तो वो वहाँ नीचे बैठ गए हैं। मुझे कह रहे थे कि अभी अभी ये आए हैं, थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। वैसे तुम और दिलदार भाई परफेक्ट कपल हो, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लगते हो। वो उठते हुए कहने लगी थी, जब इसकी बात पर दुआम खिलखिला कर हंसी। हाँ मैं उनके लिए बनी हूँ, वो मेरे लिए बने हैं, हम इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। तुम नाश्ता करके जल्दी आना, और जुमरू भैया वो इस तरफ नहीं आना चाहिए, वो नहीं आने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, याद रखिएगा। जाइए बेला को अपने साथ लेकर जाएं। इसके लिए मैंने मेरी भैया से नाश्ता बनवा दिया है, उसकी पसंद के मुताबिक। वो अपने काम में मसरूफ जुमरू से बोली थी, जबकि बेला भी फ़ौरन उठ गई थी। एक तो उसे सुबह सुबह भूख बहुत लगती थी, और दूसरा उसे कबीला देखने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। वैसे इस काम के करता छोड़कर खुद जुमरू के साथ वापस कबीले की तरफ आ गई थी। रगा रघु, ये कौन सा रास्ता है और हम किस तरफ जा रहे हैं? ये तो तेरा जंगल है, हम कहीं फंस ना जाएं। ये तो मेरा जंगल है, हम कहीं मर गई। तो उसके साथ साथ आ रहा, जबकि इसके पीछे इसके 3 और लोग भी थे। ये रास्ता कांटों से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बंद है। ये भी एक रास्ता है कबीले के अंदर जाने का। ये रास्ता नदी की तरफ निकलता, हम यही रास्ता अपनाएंगे और रिजवान की बेटी को ख़त्म करेंगे। जहाँ पर सिरदार की पनागा है, ये रास्ता उसी तरफ निकलता है। चाहे कितने भी दिन इंतजार करना पड़े, जब तक इस लड़की को जान से ना मार डालूं, सुकून से नहीं रहूँगा और ना ही इस कबीले से बाहर निकलूंगा। वो फैसला करते हुए आगे बढ़ा था, जब रशीद तो इसके साथ साथ आ रहा था, लेकिन पीछे मौजूद डाकू घबरा रहे थे। एक तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, दूसरा रागा डाकू का जो प्लान था उसकी वजह से वो डरे हुए थे। उनके सरदार में इतनी हिम्मत न थी कि वो सरदार दिलदार का मुकाबला कर पाता, लेकिन फिर भी जलन और रसद उसे सुकून से बैठने ना दे रहे थे। अब किसी भी तरह से सरदार का मुकाबला करना चाहता था, और इस वक्त भी वो सिर्फ सरदार से पंगे लेकर उनकी जान को खतरे में डाल रहा था। सरदार, अगर हम कामयाब ना हो सके तो मेरा मतलब है जान से जाएंगे, वो हमें जान से मार डालेगा। पीछे मौजूद डाकू बोला था, मार डाले, बेशक मार डाले, लेकिन मरने से पहले रागा उसकी बीवी की आखिरी इंसान से खुद गिनेगा। अगर रागा डाकू मरेगा तो जिंदा वो सरदार को भी नहीं छोड़ेगा। सरदार दिलदार इस लड़की से मोहब्बत करता है, अगर वो लड़की मर गई तो सरदार की मौत खुद ब खुद हो जाएगी। हमें उससे मुकाबला करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सरदार की बीवी को ख़त्म करना है। ये बात याद रखना, बेशक आखिरी सांस ही क्यों न चल रही हो, सरदार की बीवी को जिंदा नहीं छोड़ना। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा था, जबकि वो लोग एक दूसरे को देखते हुए इसके पीछे पीछे आने लगे थे। अल्लाह, मार डाला, हाय मर गया। बाला अचानक बेड से नीचे गिरा था, जबकि ज़ोरदार टक्कर लगने की वजह से उसकी कमर में भी इंतहा का दर्द उठा था। नहीं, अभी तो जिंदा है, लेकिन अगर मज़ीद 2 मिनट में नहीं जागा तो मेरे हाथों यकीनन मर जाएगा। कमीने, तेरी शादी क्या करवाई है? तेरी तो आँख ही नहीं खोल रही, तुझे क्या लगता है मैं वहाँ सारा सारा दिन बैठ के नीचे तेरा इंतज़ार किया करूँगा कि कब बाला साहब की आँख खोलेगी और नीचे तशरीफ़ आवरी करके अपना दीदार करवाएंगे? क्या समझ के रखा है तूने मुझे? कल भी मुझे इतना इंतज़ार करवाया, आज भी सुबह से इंतज़ार करवा रहा है। चल कोई बात नहीं, कल तेरा वलीमा था, एक दिन की छूट दी तुझे, लेकिन आज कौन सा तीर मारा है तूने कि अब तक सोया पड़ा है? तेरी बीवी नीचे पूरा कबीला घूम रही है और तेरी आंख नहीं खुल रही। तू नशा करके सोता है क्या? वो इसके पास आते हुए बिना लिहाज उसे मार रहा था, जबकि बाला की कभी एक तरफ से आ निकलती, कभी दूसरी तरफ से आउट निकलती। थोड़ी ही देर में इसकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, और ये बात तो वो हमेशा से जानता था कि सरदार के लिए अगर कोई काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो वो है इंतज़ार। और वो इंतज़ार ही कर रहा था, जो इससे नहीं हुआ। और वो इंतज़ार ही कर रहा था, जो इससे नहीं हुआ, तो ऊपर आ गया था। यार वो क्या है ना कि ये जो नए वाले कमरे का बेड है ना, बहुत नरम गंदा, कसम से इस पर सोते हुए मज़ा आ जाता है। बस इसलिए इस पर आंख लगती है तो फिर लगी रहती है, खुलती नहीं है। वो मासूमियत से उसे देखते हुए बहाना बनाने लगा। वो इसे ये तो नहीं कह सकता वो सारी रात अपनी हसीन बीवी की पनाहों में सिर्फ आएँ भर कर जागा पड़ा रहता है। तो क्या करूँ, तेरा बेड उठाकर इस पार से नीचे फेंकवा दूँ, या फिर तुझे इस कमरे से निकाल कर नीचे मैदान की ज़मीन पर सुलाना शुरू कर दूँ? एक बात कान खोल कर सुन ले बाला, होगी तेरी बीवी तुझे बहुत प्यारी, लेकिन तेरा यार हूँ मैं, यारी में गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जान भी तेरे सदके गद्दारी करूँगा, इससे पहले खुद के गले पर छुरी चला लूँगा। बता तो रहा हूँ, सुकून नहीं है ज़िंदगी में, नींद मैं इसलिए सो जाता हूँ थोड़ा ज़्यादा, लेकिन अब से नहीं सोऊंगा। वादा रहा मेरा, सूर्य निकलने से पहले तुझे नीचे मिला करूँगा। वो वादा करने लगा तो अब की दफ़ा उसे मारना छोड़कर उस 2 मिनट का इशारा दे चुका था, जिस पर वो फ़ौरन अपनी जगह से उठता, अलमारी से कपड़े निकालता, बाथरूम में घुस गया था। ये मेरी बीवी तेरी बीवी के साथ किधर घूम रही है? इसे कबीला दिखाना तेरा फ़र्ज़ है, मेरी बीवी का नहीं। मेरे मासूम से सज्जन साई मुझे मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें भी तेरी बीवी ने कबाब में हड्डी बनने वाला काम कर दिया। इतनी मेहनत कर रही थी बेचारी नदी पर के तुम्हारी बीवी ने इसका ध्यान इधर उधर लगा दिया। जुमरू बता रहा है, मेरी नज़र में ये ना आने के लिए वो तुम्हारी बीवी को कबीला को मारी है।
लेकिन अगर तुम खुद अपनी बीवी को कबीला घुमाने लेकर जाओ तो तुम्हें फ़ायदा भी हो सकता है। वो दोनों चारपाई पर लेटे इनकी कार्रवाइयाँ देख रहे थे, जो अभी कबीले की एक तरफ को दूसरी तरफ जा रही थी। फ़ायदा कैसा फ़ायदा? वो फ़ायदे पर जोर डालते हुए अपना सर उठाकर उसे देखते हुए सवाल करने लगा। यही मसला होता है तुम जैसे शरीफ आशिकों का, शादी तो कर लेते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल तेरी तरह। लानत है तुझ पर। माना तो इसे वक्त दे रहा है लेकिन तुझे उसे सिर्फ वक्त ही देना, आज़ादी नहीं। मुझे देखकर लगता ही नहीं कि वो कोई शादीशुदा लड़की है। कल रुखसत होकर आई है और आज ऐसे घूम रही है जैसे कभी शादी हुई नहीं। क्या ऐसी होती है एक दिन की दुल्हन? वो इस कबीले की बहू है और ये बात मुझे तुझे दूसरी दफ़ा ना बतानी पड़े। चल अब जा अपनी वाली को ले और चुपचाप कबीले के किसी कोने में हो जाओ और मेरी वाली को मुझे मनाने के लिए सरप्राइज़ प्लान करने दे। मेरी वाली के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, शाम होने वाली है, बहुत काम है उसे। जानता नहीं है उसका शोर नाराज़ हुए बैठा है, उसे अपने शोर को मनाना है। वो उसे भेजते हुए बोला। अब की दफ़ा बाला मुस्कुराते हुए फ़ौरन ही उठ गया था। ठीक कहता था, सरदार वक्त देने और आज़ादी देने में बहुत फ़र्क था। जिस तरह वो आज़ाद घूम रही थी, यकीनन 2 दिन के बाद वो इससे पूछती किशोर साहब आप हो कौन, और बाला खुद पर इतना बुरा वक्त लाना नहीं चाहता था, इसलिए फ़ौरन ही उठकर इन दोनों के पीछे निकल पड़ा था। तो हम तुम कोई ज़रूरी काम कर रही थी। वो जुमरू बता रहा था कि तुम नदी पर कोई काम सारे अंजाम दे रही थी, लेकिन मेरी बीवी को घुमाने के चक्कर में तुम वो काम अधूरा छोड़ के आई हो। मेरे बच्चे, तुम जाकर अपना काम ख़त्म कर लो। अपनी बीवी को कबीला में खुद ही घुमा कर ले आऊँगा। वैसे भी काम अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। और वो अपना जुमरू बता रहा था कि तुम जो काम कर रही हो कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था, जो अगर शाम तक कंप्लीट ना हुआ तो न जाने क्या हो जाएगा। तुम तो जो अपना काम करो, मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाऊँगा। वो इनके पीछे आते हुए अचानक ही दुआओं को पुकार कर कहने लगा, ओहो बाला भैया, आहिस्ता बोलें, डाकू जी सुन लेंगे। मैं डाकू जी के लिए स्पेशल प्लानिंग कर रही हूँ। इनको ना सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाली हूँ। थोड़े से नाराज़ है, इन्हें खुश करने के लिए मैं इनके लिए छोटा सा सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ और आप इस तरह का काम का रोना डाल कर इनको शक में मुतला कर देंगे। वो इसको खामोश करते हुए सरदार की तरफ देखने लगी, जो दूर चारपाई पर लेटा इन्हीं को देख रहा था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुमसे नाराज़ है तो तुम्हें इसे बनाना तो चाहिए। अच्छी बीवियों को फ़र्ज़ होता है तुम जो अपना सरप्राइज़ मुकम्मल करो, थोड़ी सी अकल अपनी देवरानी को भी दे दो, हो सकता है उन्हें भी शोर की कदर हो जाए। वह एक नज़र उसे देखकर बेला की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो बाला की यहाँ आने के बाद भी उसकी बातों पर कम, आगे पीछे के इलाके पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। अरे ये आपकी बहुत कदर करती है, ऐसा तो ना बोलें। अभी मुझे कह रही थी कि आप कल बहुत प्यारे लग रहे थे, दुआम ने अचानक से कहा। तो जहाँ बेला अक्का बक्का रह गई थी वहाँ बालक की गलतफहमियों का पहाड़ बहुत ऊंचा हो गया था। हैं ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो बेयकीनी से बेला की तरफ देखते हुए बोला था, जो खुद भी हारिस की तस्वीर बनी उसे देख रही थी। मैंने कब ऐसा बोला? वो तो तुम कह रही थी कि कल तुम्हारे डाकू जी बहुत प्यारे लग रहे थे और फिर तुमने ही मुझसे पूछ लिया कि मैंने बाला को देखा या नहीं। फ़ौरन से उसे देखते हुए बोले अपनी सफाई देने लगी थी। थोड़ी देर पहले तो हमने ज़बरदस्ती उसके मुँह से निकलवाया था कि बाला काला अच्छा लग रहा था, लेकिन वो हरगिज़ नहीं जानती थी वो ये बात उसके सर लगा देगी। हाँ तो तुमने तारीफ़ की ना। खैर तुम्हारा शोर तुम्हारे सामने है, तुम तारीफ़ करो या ना करो, मैं तो जा रही हूँ अपने डाकू जी को मनाने के लिए। बहुत मेहनत करनी है मैंने। तुम जाओ इनके साथ घूमने के लिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़। मैं वैसे भी दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती। दुआम कहते हुए फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी, जबकि बाला लब दबाए उसके चेहरा देख रहा था। ओ हेलो, मैंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, इसने ज़बरदस्ती मुझसे तारीफ़ करवाई थी। बार बार मुझसे पूछ रही थी मैंने कल तुम्हें देखा या नहीं। अब जाहिर सी बात है मैं कोई अंधी तो हूँ नहीं कि तुम्हें नहीं देखूंगी। देखा तो था, कह दिया देखा। अब वो ज़बरदस्ती मुझसे पूछने लगी तुम कैसे लग रहे थे, तो मैंने मजबूरी में कह दिया कि प्यारे लग रहे थे। प्लीज़ किसी गलत फहमी का शिकार मत होना, मैंने हरगिज़ तुम्हारी तारीफ़। वो अभी बहुत कुछ बोल रही थी जब अचानक ही बाला उसका चेहरा छानते हुए उसके लबों पर पूरी शिद्दत से झोंकता उसके लबों को चूम गया था। उसकी अचानक हरकत पर बेला झेम कर आगे पीछे देखने लगी थी। दूर चरपाई पर सरदार पूरी तरह से दुआम की तरफ मुतवज्जो था, जो इसे सामने देखते हुए अपना राह बदल रही थी। इसके अंदाज पर फ़ौरन ही उठता उसके पीछे गया था, जबकि कबीले में इसके अलावा और कोई नहीं था जो इन्हें ये हरकत करते हुए देखता। लेकिन बालक की उस हरकत ने उसे सर से पैर तक सुर काट दिया था। तुमने मेरी तारीफ़ की, ये नाम तो बनता है। मैं जानता हूँ मैं बहुत प्यारा हूँ और फिक्र मत करो, तुम्हारे प्यारा होने के साथ साथ सारा का सारा तुम्हारा हूँ और तुम्हें मेरी तारीफ़ करने के बाद हर की सफाई देने की ज़रूरत नहीं। चलो मैं तुम्हें इन पहाड़ों की ऊंचाई से मिलवाता हूँ। वो मज़े से कहता अपनी हरकत सर अंजाम देने के बाद ऐसे अनजान मान गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, और फिर उसका हाथ थामे उसे ज़बरदस्ती ऊपर लंबे लंबे पहाड़ों की तरफ चढ़ाने लगा, जबकि बेला उसके साथ घसीटते हुए जा रही थी।